हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके सब? आई होप बढ़िया चल रहा होगा सब यार। लेक्चर नंबर 1 में मजा आया सबको? मैं कमेंट सबके पढ़ रहा था, सबको बढ़िया बढ़िया लगा भाई। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लेकर आए हैं भाई। और आज का लेक्चर है हमारा ब्लड रिलेशंस एंड फैमिली ट्री का। पूरा का पूरा करेंगे यार इसका सफर। आज एक ही शॉट में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। जो जो भी टॉपिक्स होंगे सारे के सारे कवर करेंगे यार। और जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस की आपके वो इसके अंदर प्रैक्टिस भी अपन करवाएंगे। ठीक है भाई, आज का हमारा सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा इंटरेस्टिंग सा और मजेदार सा हमारा रहेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन एंड फैमिली ट्री। लेकिन सबसे पहले यार एक चीज बता दूं, मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था कि बच्चे कुछ बच्चे थोड़े से अनअवेयर हैं इस चीज से। वो अनअवेयर क्या है कि सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि यार एक तो ये था कि ये चीज कहां पर हमारे काम आएगी या किस लिए है ये, बाकियों को तो पता ही है, लेकिन कुछ चंद बच्चों को अगर नहीं पता तो मैं एक बार उस बारे में बात कर लेता हूं। देखो भाई, सीयूईटी के अंदर आपका एक डोमेन टेस्ट होने वाला है। डोमेन टेस्ट के लिए आपके वही सब्जेक्ट्स जो आपने अब तक पढ़े हैं वही आएंगे। और उसके अलावा आपका जनरल टेस्ट होगा यार। उसके अलावा एक जनरल टेस्ट होगा जो बहुत जरूरी है। और ये सारा का सारा जनरल टेस्ट किस बारे में? आपकी एबिलिटी के बारे में। एबिलिटी। और इसी के अंदर देखो, जितना मेरे को पता है इसके अंदर ये 75 मार्क्स का होने वाला है। 75 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर एक हिस्सा आपका होने वाला है रीजनिंग का। और उसी का सफर आप मेरे साथ करने वाले हो। तो ये एक छोटी सी बात मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। ये रीजनिंग का एक सफर इसके अंदर जो जनरल टेस्ट के अंदर आएगा, जो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। जनरल टेस्ट के अंदर रीजनिंग के करीब करीब आपके 15 से 20 क्वेश्चन शायद आ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो एवरेज मानकर चल रहा हूं कि 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे। और मैं हेल्प करूंगा आपके पूरे के पूरे इसमें 15 के 15 ही आए। पूरे के पूरे इसके अंदर 15 के 15 ही आए। और ये एम करके चलेंगे यार, कोई इसके अंदर गुंजाइश की बात नहीं करेंगे। एम करके चलेंगे, 15 में से 15 ही पूरे अचीव करने हैं। ठीक है भाई, तो पहले टॉपिक के अंदर अपने कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है। और अब दूसरा टॉपिक हम शुरुआत करेंगे किसकी? फैमिली ट्री और ब्लड रिलेशन की। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ये है क्या यार, क्या चीज है ये, कहां से क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं इसके बारे में। क्या है भाई इसके अंदर? इसके अंदर बेसिकली आपकी एबिलिटी चेक करी जाएगी। किस बारे में? रिश्ते को सिंक्रोनाइज करने में। किस तरीके से? जैसे यार बहुत बार आपके साथ होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई फैमिली के साथ, क्योंकि भाई अपन थोड़े पंजाबी हैं और अपन थोड़े अगर गांव साइड जाएं तो बड़े बड़े हमारे फैमिली के रिश्ते निकलते हैं दूर दूर तक। ठीक है, नानी के साइड के, दादी के साइड के। तो अक्सर ऐसा बहुत बार होता है, मम्मी के साथ मैं कभी फैमिली फंक्शन वगैरह में जाऊं फैमिली के साथ, तो वहां पर ऐसे बहुत दूर दूर के रिश्तेदार, नानियां या नानी की फ्रेंड्स या मम्मी की बुआ या दूर दूर के रिश्ते जो आती हैं आपके पास, पूछते हैं और पुत्र पहचाना मैनू? तो वहां पर मैं जवाब देता हूं कि 20 साल का मैं हूं, 25 साल से आप मेरी मम्मी से नहीं मिले तो मेरे को कैसे पहचानू? मतलब मैं आपको कैसे पहचानूंगा भाई? ठीक है ना भाई, 20 साल का मैं हूं, सपोज मान लो 25 साल तुम्हें हमारी मम्मी से मिले हो ही नहीं हुए, 25 साल बाद तो तुम हमारी मम्मी से मिल रहे हो, तो ये कैसे मैं पहचानूंगा? तो यहां पर हम कुछ वही करने वाले हैं कि भाई आपको रिश्तों को डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा, घुमा फिरा के बताया जाएगा। दो बंदों के रिलेशन को डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा, घुमा फिरा कर बताया जाएगा। और उसे हमें पहेली की तरह पकड़कर उनका रिलेशन बताना है। ठीक है भाई, क्या करना है हमें? उन घुमा फिरा के जो डायरेक्शंस दी जाएंगी, जैसे कि मान लो मैं हूं, ठीक है, और मेरा एक कजन है, तो मैं बोल सकता हूं सीधा कि भाई मैं और ये मेरा कजन है। बल्कि वहां ऐसे बताया जाएगा कि वो मेरी मम्मी के भाई की चाची का बेटा है। इस तरीके से बताया जाएगा भाई, इस तरीके से। ठीक है, मम्मी के भाई के, चाचे के, फूफे के, मामे का, ऐसे करके बताया जाएगा आपको। आपको वो बस पकड़ बनानी है, पूरी की पूरी चेन उनकी क्या चल रही है, और हमें उसे बस दिमाग के अंदर एक विजन लाकर उन क्वेश्चंस को जवाब देना है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको भी हमने कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है, वो सारी चीजें हम आज सीखेंगे। ठीक है भाई, तो आओ चलते हैं पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर। देखो भाई, टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर कैटेगरीज हमारे कौन कौन से होने वाली है। इसको भी मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। हम इस पूरे टॉपिक को 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। और जो कैटेगरीज होने वाली है अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर, कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो 3 टाइप्स
ये मैं भी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। इसके बाद अपन कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी हेल्प करेगा फैमिली डायग्राम्स और फैमिली चार्ट बनाने के लिए, जो बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन करेंगे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस। ये आज हम करने वाले, ये हमारा एम है भाई। इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, ये हमारा आज का एम रहने वाला है। ये चीजें अपन करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आओ भाई शुरुआत करते हैं। करना क्या है कि भाई मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमें लोगों के रिश्ते बताने हैं, ठीक है भाई। लोगों के हमें क्या करना है, इसके अंदर रिश्ते बताने। लोगों को अपने रिश्ते नहीं पता, वो बताने का काम किसका है, हमारा है। आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द शो ऑफ रिश्ता क्या कहलाता है। आज का टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, ठीक है भाई। ब्लड रिलेशन एंड फैमिली ट्री। कह रहे इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस a roundabout description is given in the form of some relationship and it is required to find the direct relationship between the person concerned। यानी कि मान लो एक स्पीकर है और वो उस रिश्ते को डिफाइन कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। कैसे डिस्क्रिप्शन दे रहा है बेटा, सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, राउंड अबाउट डिस्क्रिप्शन दे रहा है। राउंड अबाउट मतलब जिसे अपन बोलते हैं घुमा फिरा के, ठीक है भाई। पजल बनाकर, पजल करने की कोशिश कर रहा है हमें वो, ठीक है। पजल करके वो डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी जिसको हमें रिक्वायर्ड है कि भाई हम उस रिलेशनशिप को डायरेक्टली बताएं कि उस पर्सन से दूसरा पर्सन कैसे कंसर्न्ड है, कैसे रिलेट करता है, ठीक है भाई। ये हमें बताना है कि भाई एक मान लो यहां पर ए पर्सन है, ठीक है भाई, यहां पर बी पर्सन है। अब इन दोनों का रिश्ता क्या है, वो बोलेगा भाई ए के मदर के चाचा जी के भतीजे का ये क्या लगता है। तो हमें बताना है कि भाई ऐसे ये चेन घूम के आ रही है तो इन दोनों में क्या रिश्ता होगा, ये हमें बताना होगा, ठीक है भाई। तो आओ भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई, ये आज की हमारी क्लास किस बारे में होने वाली है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। किसने बताना है, हमें बताना है। अब देखो भाई ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई इनके 2500 एपिसोड हो गए, इनके 2500 एपिसोड हो गए और इनको अभी तक नहीं पता चला कि इनके बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। इनको अब तक नहीं पता चला यार इनका रिश्ता क्या कहलाता है। कौन बताएगा इनको इनका रिश्ता क्या कहलाता है, हम बताएंगे। कहां बताएंगे, आज की क्लास में बताएंगे, ठीक है भाई। तो फटाफट से अपनी जर्नी आज की शुरू करते हैं कुछ यूनिवर्सल ब्लड रिलेशंस के बारे में पढ़कर। सबसे पहले मैं ये चीजें कुछ बता देता हूं, कौन कौन से हमारे यूनिवर्सल ब्लड रिलेशंस होने वाले हैं, किनको क्या क्या बोलते हैं। देखो भाई, मदर्स या फादर्स ब्रदर को अपन क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। मदर के ब्रदर यानी कि मेरी मम्मा के जो भाई हैं उनको भी अपन क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। और पापा के जो भाई हैं उन्हें भी अपन क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। हमारी हिंदी भाषा के अंदर देखो हर वर्ड के लिए अलग छाटी कर रखी है कि भाई मम्मी के भाई को मामा बोलेंगे, पापा के भाई को, छोटे भाई को चाचा बोलेंगे, बड़े भाई को ताया बोलेंगे, ऐसे करके। लेकिन इंग्लिश में क्या है भाई, अंकल। पापा का दोस्त भी अंकल, पापा का भाई भी अंकल, मम्मी का भाई भी अंकल, सारे अंकल, गली का पड़ोसी भी अंकल, ठीक है भाई, सब अंकल। लेकिन यहां पर क्या है कि मदर या फादर का ब्रदर है उसे बोलेंगे अंकल। लेकिन एक चीज आपको जरूर बता दूं, यहां पर एक चीज बताऊंगा भी आपको। देखो यहां पर ना दो वर्ड होते हैं, यहां पर भी हम छठी कर सकते हैं। कैसे भाई, एक वर्ड होता है मैटरनल और दूसरा वर्ड होता है पैटर्नल। मैटरनल का मतलब क्या होता है भाई, मैटरनल का मतलब होता है मम्मी के साइड के रिश्ते और पैटर्नल का मतलब क्या होता है, पापा के साइड के रिश्ते। तो एक हम ऐसे बाइफर्केशन कर सकते हैं कि भाई मम्मी के भाई को हम क्या बोलेंगे, अंकल तो बोलेंगे लेकिन मैटरनल अंकल। मामा को क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। पापा के भाई को अपन क्या बोलेंगे, पैटर्नल अंकल, यानी कि पापा के भाई, चाचा जी या ताया जी जो भी हो, तो पैटर्नल अंकल उनको बोलेंगे। तो मम्मी के साइड के रिश्ते मैटरनल, पापा के साइड के रिश्ते पैटर्नल, ठीक है भाई। तो यहां पर लिख देता हूं मदर्स साइड रिलेशंस मैटरनल और पैटर्नल हो जाएगा फादर्स साइड रिलेशन। क्लियर है भाई सबको, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। ऐसे फटाफट से देखते हैं यार, मदर्स और फादर्स सिस्टर, भाई को तो अंकल बोलते हैं, मदर की बहन या फादर की बहन को क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे। मम्मी की बहन को मैटरनल आंट, पापा की बहन को पैटर्नल आंट। ऐसे ही भाई देखो, मम्मी या पापा के फादर को क्या बोलेंगे, माता पिता के फादर कौन होंगे भाई, ग्रैंड फादर,
ठीक है भाई, मम्मी के पापा कौन होते हैं? नाना जी, पापा के पापा दादाजी। ठीक है, नाना जी मैटरनल ग्रैंडफादर, पापा जी पैटर्नल, दादाजी पैटर्नल ग्रैंडफादर। मम्मी की मम्मी या पापा की मम्मी को क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, मदर्स मदर या फादर्स मदर को अपन बोलेंगे ग्रैंड मदर। उसी तरीके से उसके बाद सन्स वाइफ, ठीक है, बेटे की जिसे शादी हुई है, बेटे की वाइफ को अपन क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ बोलते हैं। उस रिश्ते को क्या बोलते हैं अपन? डॉटर इन लॉ। और वैसे अगर आपकी डॉटर है और डॉटर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? दामाद जी। क्या बोलते हैं भाई? दामाद जी बोलते हैं, दामाद जी। ठीक है भाई, तो बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? दामाद जी, सन इन लॉ। उसके बाद हस्बैंड्स या वाइफ सिस्टर को क्या बोलते हैं? अब यहां पर क्या होता है कि वो भी हमारी बहन है, लेकिन अब स्पाउस का रिलेशन जो होगा, स्पाउस का रिलेशन यानी कि एक होगा मेरा खुद का भाई, उसको मैं ब्रदर बोलूंगा। और अगर मैं मैरिड हूं किसी से, तो उसके भाई, उस अपने पार्टनर के भाई को क्या बोलूंगा? ब्रदर ही बोलूंगा, लेकिन इन लॉ। बहन को क्या बोलूंगा? सिस्टर ही बोलूंगा, लेकिन इन लॉ। मम्मा को क्या बोलूंगा? मदर बोलूंगा, लेकिन इन लॉ। तो मेरी मम्मी हो जाएगी मदर, और मेरे पार्टनर की मदर क्या हो जाएगी? मदर इन लॉ। ठीक है, पार्टनर के पापा क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ। तो वैसे ही देखो भाई, हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर को बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, और हस्बैंड या वाइफ के ब्रदर को क्या बोलेंगे भाई? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर्स सन को क्या बोलेंगे? नेफ्यू, जिसे अपन क्या कहते हैं? भतीजा। मेल होता है भाई ये, मेल, भतीजा। और नीस को बोलते हैं भतीजी। और दूसरी तरफ भांजा या भांजी भी बोला जाता है। ठीक है, हमारे यहां क्योंकि मैटरनल नेफ्यू वो भी हो सकता है, भांजा या भांजी भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रदर्स सन को बोलते हैं नेफ्यू, ब्रदर्स डॉटर को बोलते हैं भाई नीस। नेफ्यू, नीस। अंकल और आंट सन और डॉटर, इसे क्या बोलेंगे? कजन। मामा का बेटा, मामा की बेटी, चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, कजन बोलते हैं। डायरेक्टली क्या बोलते हैं भाई? कजन। इसके बाद सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? मान लो मेरी एक बहन है और उसका हस्बैंड क्या हो जाएगा? वो भी मेरा क्या कहलाएगा भाई? ब्रदर इन लॉ ही कहलाएगा। और ब्रदर की वाइफ को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे हमारे यूनिवर्सल ब्लड रिलेशंस हैं, ये सारे के सारे रिश्ते हैं, उनके नाम हैं। ये हम बता रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है भाई, इन्हें सिखाओ, इन्हें बताओ ये क्या है इनका रिश्ता, बताओ इन्हें जाकर भाई। ठीक है, कमेंट में बताना भाई रिश्ता क्या कहलाता है, कमेंट में पूछूंगा आपसे। तो सारे के सारे यूनिवर्सल ब्लड रिलेशंस क्लियर है भाई सबको? फटाफट से बताओ, सबको क्लियर है यार यूनिवर्सल ब्लड रिलेशंस? आगे बढ़ रहे हैं यार। आगे भाई कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स है जो हमें कंफ्यूज करती हैं। कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स जो हमें कंफ्यूज करती हैं, अक्सर ये डाली जाती है हमें कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अपने को यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को यहां कंफ्यूज नहीं होना है। क्या स्टेटमेंट लिखी है? कह रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल दैट एक्स हैज अ ब्रदर वाई इन यूके बट व्हेन वाई इज क्वेश्चनड ही सेज ही हैज नो ब्रदर। कह रहा है क्या ये कैसे पॉसिबल है कि एक्स एक पर्सन है और उससे जब पूछा गया उसने बोला वाई मेरा एक ब्रदर यूके में रहता है, लेकिन वाई ऐसा आदमी है, ऐसा मक्कार आदमी है, उसने मना कर दिया मेरा कोई भाई है ही नहीं, मना कर दिया यार मेरा कोई भाई ही नहीं है। तो अब क्या करें? इसमें हम क्या कंक्लूजन निकालें? बच्चों का जवाब आएगा सर वो मक्कार है, वो अपने भाई से धोखा दे दिया, उसने मना कर दिया, उसने रिश्ता तोड़ दिया। तो भाई यहां पर हमें ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं लेनी है, यहां पर हमें सिंपली क्या जवाब देना है? अब बहुत बच्चे ऑलरेडी स्मार्ट हैं, वो जवाब बता चुके होंगे, वो जवाब सोच चुके होंगे क्या होगा, लेकिन बड़ा ही सिंपल सा इसका जवाब है। ऐसा बहुत बार स्टेटमेंट आ जाती है और हम गलत कंक्लूजन ले लेते हैं, तो वो सीखनी जरूरी है। कह रहा है भाई एक्स हैज अ ब्रदर वाई इन यूके बट व्हेन वाई इज क्वेश्चनड ही सेज ही हैज नो ब्रदर, उसकी मेरा तो कोई भाई एक्स ब्रदर है नहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन ले सकते हैं हम? दैट एक्स कैन बी द सिस्टर ऑफ वाई। सिंपल सी बात है, भाई मना करा ना उसने, ये थोड़ा बोला मेरी बहन नहीं है, उसने यही तो मना करा कि मेरी कोई भाई नहीं है। हो सकता है ना ऐसा एक्स का भाई वाई है लेकिन वाई की वो बहन हो। तो यानी कि नाम से भाई हमें जेंडर नहीं जज करना है, ना ही नाम से हमें रिश्ता जज करना है। क्लियर है भाई? ये बहुत बार ऐसा होता है कि भाई एक्स है, एक्स का ये ब्रदर है वाई, लेकिन वाई से पूछा गया तो वाई ने कहा भाई मेरा तो ये ब्रदर है नहीं, और तुम ऐसा कुछ कंक्लूजन लोगे भी नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट होगी तुम ऐसा कंक्लूजन नहीं लोगे। इट कैन बी पॉसिबल दैट एक्स सिस्टर हो। ठीक है, चलो आगे और क्या स्टेटमेंट है?
देखो भाई, स्टेटमेंट नंबर 2 है कि भाई, तो अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है कि मन्नू हैज 2 सन्स, मन्नू के 2 बेटे हैं, मन्नू हैज 2 सन्स, ऐसी स्टेटमेंट है। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो इसका बेटा है मन्नू, उनकी क्या लगता है या क्या लगती है, तो तुम नाम पढ़कर बोलोगे मन्नू इनका पिता है, मन्नू इज द फादर। लेकिन ये कंक्लूजन हम लेंगे अगर, तो वो गलत है। अगर हम ये कंक्लूजन लेंगे तो वो गलत है, ये रॉन्ग कंक्लूजन है। क्या कि अगर मैं मन्नू को मदर मान लूं या फिर मन्नू को फादर मान लूं, होगा तो इन्हीं में से कोई, पेरेंट तो है ही, मन्नू जो है वो पेरेंट तो है, लेकिन अगर मैं उसे स्पेसिफिकली मदर बोल दूं या फादर बोल लूं बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी डेफिनेट इंफॉर्मेशन के, तो वो गलत कंक्लूजन है हमारा। तो फिर राइट कंक्लूजन क्या है? राइट कंक्लूजन यही है कि मैं उसको पेरेंट मान लूं, यानी कि मन्नू इज द पेरेंट, वेदर मदर और फादर, मदर भी हो सकती है फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, बट हम वो कंक्लूड करके नहीं बता सकते इतनी सी स्टेटमेंट से। ठीक है भाई, तो मन्नू के 2 बेटे हैं भाई, मान लो ए और बी, ये 2 बेटे हैं मन्नू के, ये दोनों क्या हैं? सन्स हैं। लेकिन मैं नहीं बता सकता कि मन्नू इनके क्या है, मदर है या फादर है। अगर मदर लेता हूं तो गलत होगा, फादर लेता हूं तो भी गलत होगा। क्या ठीक होगा? कि ये उसका पेरेंट है, या फिर ऑप्शन मदर और फादर। ठीक है, तो एक नोट नीचे मैंने लिखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना, इस चीज को एक एग्जांपल दिखाकर, कि भाई वी शुड नॉट एज्यूम जेंडर बेस्ड ऑन द नेम। हमें जेंडर एज्यूम करना ही नहीं है, किसी का भी नाम सुनकर जेंडर एज्यूम हम नहीं करेंगे। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं यार, बचपन में एक बार ऐसे ही हुआ था, हम छोटे छोटे होते थे, बहुत छोटे छोटे, छोटी क्लास में, बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस जो होती है हमारी, तो उसमें क्या हुआ कि नया सेशन जब शुरू हुआ तो हम पुराने बैच के सारे बच्चे अगले सेशन में गए, मान लो फर्स्ट से सेकंड में आए थे या थर्ड से फोर्थ में आए थे, तो वहां पर हमें बताया गया कि हमारी क्लास में एक नया दाखिला हुआ है। ठीक है, हमारी क्लास में एक नया दाखिला हुआ है और लड़के, और बताया गया कि एक नया बच्चा है शुभम, नया बच्चा है शुभम, उसका दाखिला हुआ है भाई, उसका एडमिशन हुआ हमारी क्लास में। तो अपन खुश, यार नया लड़का आएगा, दोस्त आएगा हमारा, बढ़िया, ठीक है भाई, अपन उसके साथ मस्ती वस्ती करेंगे, कि मतलब क्लास में नया बच्चा आया, क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे, छोटी छोटी चीजों में अपन खुश हो जाते थे। 2 दिन तो वो एब्सेंट था, तीसरे दिन जब आया, तो उस दिन जब मैं क्लास में घुसा तो एक नई लड़की बैठी हुई थी क्लास में, और मुझे नहीं पता भी ये कौन है क्या है, मेरे को लगा होगी कोई नई लड़की। जब टीचर ने अटेंडेंस लेना शुरू करा तो जब शुभम बोला तो उसने हाथ खड़ा कर, तो भाई हमारा वहां पर भाई, वहीं पर हमारा दिल टूट गया था। क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है बहुत बारी कि अपन नाम से जज करते हैं, और हमने ये बना रखा होता है कि भाई ये मेल नेम है, ये फीमेल नेम है, ऐसा होता है ना, ये मेल नेम है, ये फीमेल नेम है। बट इस चैप्टर के हिसाब से अपन ये नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कि हम नाम पढ़कर किसी का भी जेंडर नहीं लेंगे, और जब जेंडर ही नहीं पता तो हम रिश्ता भी नहीं बता सकते। जैसे मैंने बताया कि एक्स हैज अ ब्रदर वाई, बट हम ये नहीं बता सकते कि एक्स उसकी बहन है या भाई है। तो उसने बोला जब वाई ने कि मेरा कोई ब्रदर नहीं है एक्स, तब हम वहां से लेकिन कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्वियसली फिर तो उसकी वो बहन हो सकती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को प्लीज अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उतार लो, कि इस चैप्टर के अंदर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे ब्लड रिलेशन के अंदर, और इसके बाद जो अगला टॉपिक कराया जाएगा आपको अरेंजमेंट, उसमें भी पूरे फैमिली चार्ट वो बनाए जाएंगे, और उसके अंदर आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी जेंडर आप एज्यूम नहीं करेंगे नाम को पढ़कर। ठीक है भाई, आप जेंडर एज्यूम नहीं करेंगे। आओ आगे चलते हैं। एक और स्टेटमेंट है कि अजय इज द ब्रदर ऑफ भानु। अजय क्या है भाई? अजय भाई है, अजय ब्रदर है, किसका? भानु का। अजय कौन है भाई? भानु का ब्रदर है। अब यहां पर गलती हम क्या कर देते हैं कि हम मान लेते हैं कि अजय और भानु दोनों ब्रदर हैं, क्योंकि भानु तो एक मेल नेम लगता है यार, भानु लगता है ना कि मेल नेम होगा, ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी में रहकर तो ये लगता है भानु एक मेल नेम होगा। लेकिन ऐसा कंक्लूजन गलती से भी मत ले लेना यार। हमारा राइट कंक्लूजन क्या होगा? अगर मैं ले लेता हूं कि भानु भी ब्रदर है, जो अक्सर गलती हम कर देते हैं, तो ये गलत होगा भाई, ये गलत होगा, गलत। हमें क्या लेना पड़ेगा? भानु कैन बी ब्रदर और सिस्टर। ठीक है भाई, तो रॉन्ग कंक्लूजन क्या है कि भानु इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ अजय। अगर हम ये ले लेते हैं तो ये गलत स्टेटमेंट रहेगी, ये गलत कंक्लूजन रहेगा हमारा। करेक्ट कंक्लूजन क्या होगा कि भानु मे बी द ब्रदर और सिस्टर ऑफ अजय। या फिर एक टर्म होता है, एक टर्म क्या होता है? सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है? ब्रदर
या फिर सिस्टर, भाई बहन के रिश्ते को अपन सिबलिंग कहते हैं कि ये भाई सिबलिंग है, जिसको अपन रियल भाई बहन कहते हैं। यहां पर कजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं कह रहा हूं, कजन को मैं सिर्फ कजन ही कहूंगा, कजन को मैं ब्रदर या सिस्टर नहीं कहूंगा। अगर मैं ब्रदर वर्ड का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब रियल ब्रदर, अगर मैं सिस्टर वर्ड का इस चैप्टर में यूज कर रहा हूं मतलब रियल सिस्टर। ये अभी इंट्रोडक्शन में अपन ये थोड़ी बहुत टर्म्स कंडीशंस पढ़ ले पहले ही, चैप्टर शुरुआत करने में स्पीड में खींचूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी अपन स्पीड खींचेंगे यार, तो प्लीज इन चीजों पर ध्यान देना। एक वर्ड मैंने भी आपको सिखाया सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब क्या होगा, रियल भाई या रियल बहन। कजन वजन की बात नहीं होगी, कजन के लिए सिर्फ कजन ही यूज होगा। ब्रदर की बात कर रहा हूं तो रियल ब्रदर, सिस्टर की बात कर रहा हूं रियल सिस्टर। तो यहां पर भी नोट में बताया हुआ है कि डोंट एज्यूम, वी शुड नॉट एज्यूम जेंडर इफ जेंडर इज नॉट नोन। अगर जेंडर हमें नहीं पता है किसी का, हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी, तो हम उस जेंडर को एज्यूम नहीं करेंगे, ना उसी के बेसिस पर कोई रिश्ता एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो भानु इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ अजय, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट गिवन हो सिर्फ कि भानु इज द ब्रदर ऑफ भानु, अजय इज द ब्रदर ऑफ भानु, ठीक है। तो भानु का ब्रदर अजय है, अजय भानु का ब्रदर है, भानु अजय का ब्रदर नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब भाई फैमिली ट्री हमें क्योंकि बनाना है, अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फैमिली ट्री अपने ने बनाना है, और उन फैमिली ट्री को बनाने के लिए हमें सिंबल्स चाहिए होंगे। वो सिंबल्स मैं आपको समझा रहा हूं, ये यूनिवर्सल सिंबल्स रहेंगे, और जितने मेरे बच्चे यहां पर मुझे देख रहे हैं सारे के सारे इन्हीं को यूज करेंगे, ताकि हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, एक जगह पर सटीक हो जाए कि अब इसके बाहर हमारी गलतियां तो नहीं होंगी, ठीक है भाई। अब इसी को यूज करके अपने बनाना है, और आपने देखा हो तो मैंने सिंबल्स बनाए भी हैं बीच में भी, आपको बताऊंगा कैसे। देखो भाई, अगर मेरे को क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में यह पता लगता है कि कोई भी एक पर्सन है, मान लो ए, और मुझे यह पता चल जाता है किसी डेफिनेट इंफॉर्मेशन से कि ए मेरा क्या है, मेल है, तो मैं ए लिखूंगा और ए के ऊपर बॉक्स बनाऊंगा। ये बॉक्स किसका सिंबल है भाई, ये बॉक्स है मेल। अगर मेरे को पता लगता है कि ए मेरा मेल है तो फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट बनाऊंगा, वहां पर ए के ऊपर बॉक्स बनाऊंगा। वहीं पर अगर मेरे को पता लगता है कि ए फीमेल है तो ए लिखूंगा और ए के ऊपर सर्कल बनाऊंगा। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई वो पर्सन फीमेल है। सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई वो फीमेल है। अब देखो, अगर जेंडर ऑफ ए नहीं पता, अगर हमें जेंडर नहीं पता तो क्या करेंगे भाई, ए को ऐसा ही लिख देंगे। अगर मेरा फैमिली ट्री के अंदर ए ऐसे का ऐसे ही लिखा है, इस पर मैंने बॉक्स नहीं बनाया ना ही सर्कल बनाया है, इसका मतलब उसका जेंडर अभी हमें नहीं पता। हम नहीं बता सकते अभी तक कि वो मेल है या फीमेल है, जब तक वो ऐसे का ऐसे ही ए लिखा सिर्फ। अगर मेल है, मान लो किसी का भाई है वो, अब भाई है मतलब मेल है तो उस पर बॉक्स बना दूंगा। मान लो ए किसी की बहन है तो उस पर सर्कल लगा दूंगा। ए किसी का फादर है तो मेल होगा, बॉक्स बना दूंगा। मदर होगी तो सर्कल बना दूंगा, इस तरीके से, ठीक है। जेंडर अगर मेल है तो बॉक्स, फीमेल है तो सर्कल। ये यूनिवर्सल सिंबल्स है यार, इन्हीं को फॉलो करते हुए बनाना बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपका क्वेश्चन आगे। अब अगला है कि अगर हमें फैमिली ट्री के अंदर कौन से सिंबल बनाने हैं, हमें यह इंफॉर्मेशन पता लगती है कि ए और बी मैरिड हैं एक दूसरे से। अगर ए और बी मैरिड हैं एक दूसरे से तो अपन क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं ए और इधर लिखते हैं बी। ए और बी, और इन दोनों का अगर मैरिड कपल है तो उनका रिश्ता कैसे रिप्रेजेंट होता है, इज इक्वल टू के साइन से। अपन कैसे करेंगे, इज इक्वल टू को साइन बना के उनका रिश्ते को अपन सिंबलाइज करेंगे। फैमिली ट्री के अंदर अगर दो बंदों के बीच में ऐसा इज इक्वल टू बना होगा मतलब दे आर मैरिड कपल, ठीक है। अब मान लेते हैं कि, अब देखो मैरिड कपल में यहां पर एक चीज मैं बहुत जरूरी आपको बता दूं, क्योंकि अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने लगे हो तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर ऐसा बहुत बार होता है और ये है भी क्योंकि अब लीगल भी हो चुका है। देखो भाई, अगर मैं मैरिज की बात करूंगा या वेडिंग की बात करूंगा, अगर मैं मैरिड कपल की बात करूंगा, तो इस चैप्टर के अंदर अगर जब तक मेंशन ना हो तब तक अपन बाय डिफॉल्ट यही लेकर चलते हैं कि मैरिड कपल के अंदर एक बंदा तो मेल होगा और एक बंदा फीमेल होगा। मतलब मान लो आपको यह बता दिया जाता है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए तो मेरा मेल हो गया, तो इस पे से बॉक्स बना दिया, और ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन मुझे पता चल जाती है कि बी उसकी वाइफ होगी, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड ना हो, जो वैसे भी कभी नॉर्मली होता नहीं है। बट मान लेते हैं 1% यार, क्योंकि मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट ही आउट ऑफ बॉक्स है यार, इसमें कुछ रटा रटाया नहीं चलता कभी भी। मान लेते हैं 1% मेंशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर कि इफ गे मैरिजेस आर आल्सो बीन कंसिडर्ड, ठीक है, तब कुछ सोचेंगे आगे, वरना बाय डिफॉल्ट जो वैसे होगा नहीं, नॉर्मली होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली पेपर के अंदर ये चीज नहीं आएगी, तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या लेकर चलना है, हम नॉर्मली यही मानकर चलते हैं कि एक मैरिड कपल यानी कि एक मेल एक फीमेल,
ठीक है भाई, यहां पर कमेंट में ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं बहुत बार, नहीं तो कि सर अगर ऐसा केस हो तो मैं क्या करूं, तो बाद में बताने से बेटर है, क्योंकि मेरा ये एक पुराना एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, गिने चुने बच्चों को आ जाता है जो टॉपिक को थोड़े गहराई से समझते हैं कि ऐसा सिचुएशन बन सकती है एक। और आज के टाइम पे प्रैक्टिकल है यार ये सिचुएशंस, बहुत जगह है ये सिचुएशंस, क्योंकि अब लीगल भी हो चुका है और आपको ये इन्फॉर्मेशन पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखकर चलेंगे कि एक तो बंदा मेरा मेल होगा और एक बंदा फीमेल होगा। अब अगर पता चल गया मान लो ए मेल है तो बी मेरी ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी, और इस तरीके से बना देंगे हम, इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू ए मेरा हस्बैंड हो गया, बी मेरी वाइफ हो गई। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब रियल भाई बहन, अगर ए और बी मेरे सिबलिंग्स हैं तो अपन क्या करेंगे। देखो भाई, ए बनाया और इधर बी बनाया, और यहां पर एक लाइन जैसे बनती है ना डबल एरो, ये साइन रिप्रेजेंट करेगा कि ये सिबलिंग्स है, रियल भाई बहन है। अब ये दोनों मेल भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहन भी हो सकती हैं, एक भाई या एक बहन हो सकता है, तो जो भी जेंडर होगा उनका उस हिसाब से हम उस पर बना देंगे। दोनों भाई हैं तो दोनों पे बॉक्स बना देंगे, दोनों बहन है तो दोनों पे सर्कल लगा देंगे। अगला, इफ ए इज द सन ऑफ बी, अगर ए मेरा बी का सन है, ए अगर बी का सन है तो ए का जेंडर पता है यहां पर मेरे को, बी का जेंडर नहीं पता। ठीक है, तो ए पे मैंने बॉक्स लगाया और ऐसे बी उसका पेरेंट है तो बी से ऐसे डाउन एरो, ये हो गया इंटर जनरेशन, ये पेरेंट वाली जनरेशन हो गई, ये चिल्ड्रन वाली जनरेशन हो गई। ठीक है, तो बी डाउन एरो कि वो उसका भाई चाइल्ड है, और चाइल्ड में भी स्पेसिफिकली मुझे पता है कि वो उसका सन है यानी कि मेल है, तो मैंने उस पर बॉक्स बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो हमें फैमिली ट्री के अंदर आगे बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर है। यहां पर एक वर्ड आपको और बता देना चाहता हूं यार, एक वर्ड आपको और बता देना चाहता हूं, वो एक वर्ड क्या है कि भाई एक वर्ड होता है स्पाउस। सिबलिंग तो मैंने आपको बता दिया था, एक वर्ड होता है स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है बच्चों, पार्टनर। स्पाउस का मतलब क्या होता है बच्चों, पार्टनर। पार्टनर मतलब क्या बोले, क्या मतलब इसका, क्या बनता है इसका मतलब। स्पाउस का मतलब मान लो ए है, या ए वे छोड़ो, मान लो एक हस्बैंड है, अगर एक हस्बैंड है तो हस्बैंड के लिए स्पाउस कौन हो जाएगा, उसकी वाइफ, और वाइफ के लिए स्पाउस हो जाएगा उसका हस्बैंड। ठीक है, अगर ए मेरा बी का हस्बैंड है तो ए की स्पाउस बी और बी का स्पाउस ए। मैरिड कपल के लिए पार्टनर को, मैरिड पार्टनर को, तो पार्टनर की जगह भी अपन ढंग से लिख देते हैं क्या, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, मैरिड पार्टनर। ठीक है भाई, पबजी गेम का पार्टनर नहीं, पबजी गेम का पार्टनर नहीं भाई। ठीक है, मैरिड पार्टनर। ठीक है भाई, या फिर क्लास में जो आपके साथ बैठता वो वाला पार्टनर नहीं। तो स्पाउस का मतलब मैरिड पार्टनर, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आता है भाई ये बताना कि अब इस टॉपिक के अंदर, देखो चैप्टर अभी यहां से शुरू कर रहा है भाई, यहां तक तो मैं आपको बेसिक्स टर्म्स बताना शुरू कर रहा था। अब यहां पर अपन शुरू करते हैं चैप्टर को खोलना, अब चैप्टर को एक एक करके पढ़ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फैमिली ट्री और ब्लड रिलेशन से, लेकिन इसको मैंने 3 कैटेगरीज में बांट दिया। ऑब्जर्वेशन से 3 कैटेगरीज के अंदर मैंने ब्लड रिलेशन और फैमिली ट्री के चैप्टर को बांट दिया। वैसे तो ये देखो अलग अलग 2 टॉपिक्स हैं, फैमिली ट्री एक अलग इसका एडजॉइंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन अलग टॉपिक है, लेकिन अपन दोनों करके इसको एक कंसेप्ट में पढ़ेंगे और इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी है सिंगल लाइन या फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा आता है सिंबल या फिर कोड बेस्ड रिलेशंस, और तीसरा होता है भाई कैसेलेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं तभी तीनों कराई जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा भाई इसी में आएगा एंड में। इसके अंदर पूरा बड़ा वाला मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन जो हमारा पैराग्राफ बनकर आता है वो इसमें सॉल्व करेंगे। लेकिन ये लास्ट में क्यों रखा है, लास्ट में इसीलिए रखा है कि भाई हम स्टार्टिंग में पहले बेस बनाते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन यार कौन सा आएगा ये मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ही है ऑलमोस्ट, लेकिन हाँ कैसेलेट की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि कैसेलेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आगे अरेंजमेंट के भी आते ही आते हैं। लेकिन ये भी बहुत बार आ जाता है, दिखते हैं भाई ये क्वेश्चन भी हमें बहुत बार दिख जाते हैं और ये भी क्वेश्चन हमें बहुत बार दिख जाते हैं। इनका मतलब क्या है समझा देता हूं पहले ब्रीफ में फटाफट से, क्योंकि आगे तो एक्सप्लेन करना ही है। सिंगल लाइन या फोटोग्राफ बेस्ड के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपको एक या मैक्सिमम 2 लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। फटाफट से 1-2 बंदों के रिश्ते को घुमा फिरा के आपको बता दिया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो पर्सन स्पीकर है आपका, जो स्टेटमेंट को उस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, उसका एक फलाने पर्सन के साथ क्या रिश्ता है, वो आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा, जैसे अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। सिंबल या कोड बेस्ड रिलेशंस में क्या है, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी क्या, नहीं। यहां पर क्या रहेगा कि रिश्तों को सिंबल्स के द्वारा बताया जाएगा या कोड के द्वारा बताया जाएगा, कि
कि मान लो प्लस के साइन को अगर दो बंदों के बीच में प्लस का साइन लगा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि भाई बताओ, जैसे कि देखो ए और बी के बीच में प्लस का साइन है, तो उसको उसने बताया हुआ है कि अगर इन दो के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि भाई ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी सिंबल्स के द्वारा। अब वो सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। कैसेलेट्स क्या है भाई? कैसेलेट्स आपका फुल पैराग्राफ होगा, फुल पैराग्राफ भरकर इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको फैमिली के बारे में, रिलेशंस के बारे में। आपको पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है भाई, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिंगल लाइन पर अटैक करते हैं, उसके बाद सिंबल या कोड बेस्ड रिलेशन को समझते हैं, फिर अपन कैसेलेट्स पे चलेंगे। कैसेलेट्स का मतलब क्या है? केस स्टडीज या सिचुएशंस। केस स्टडी बोल सकते हो या सिचुएशंस बोल सकते हो, सिचुएशन बनाना, प्रैक्टिकल सिचुएशंस बनाना, उस तरीके से। ठीक है भाई, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट से। समझ तो हमने ऑलमोस्ट लिया ही है। थ्योरी में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है भाई सिंगल लाइन या फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है? कह रहा है इन दीज क्वेश्चंस वी आर गिवन ऑल द रिलेशंस इन अ सिंगल और टू लाइंस। एक या मैक्सिमम दो लाइंस के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। कह रहा है वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशंस बेस्ड ऑन द डिटेल्स। उसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें रिलेशन डिटरमाइन करना है उन डिटेल्स के बेसिस पर। कह रहा है लॉजिकली स्टूडेंट्स कैन डू दीज क्वेश्चंस ओरली। और ये है सच है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन इस टाइप के, क्योंकि एक आधी लाइन ही बता रखी होती है, तो इतना तो हम विजुअलाइज या जिसका फोकस अच्छा है माइंड के अंदर, कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, तो इतना तो बच्चा ओरली भी कर लेता है। काफी प्रैक्टिस जो कर लेता है वो ओरली ही दिमाग में बना लेता है क्या रिश्ता बनेगा। हाउएवर वी हैव टू बी श्योर अबाउट ऑल द केसेस दैट आर पॉसिबल बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू द कंक्लूजन। अब ये लाइन इसने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि जल्दबाजी नहीं कर देनी है बहुत बारी, कि भाई जैसे अभी हमने वो रॉन्ग सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी है ना, जैसे ये अक्सर गलतियां होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको वो रॉन्ग चीजें दिखाई हैं। सबसे पहले आपको गलतियों के बारे में बताया मैंने कि हमें उनसे अवेयर रहना है यार। मान लो मैंने चैप्टर में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अब टीचर का यही काम है यार, पहले आपको एक्सपीरियंस बताना कि अक्सर बच्चों से ये गलती हो ही जाती है। एक आधे की बात नहीं कर रहा हूं, ये अक्सर गलतियां हो जाती है जो मैंने आपको पहले जो स्टेटमेंट्स बताई है कि गलत कंक्लूजन ना लो। तो यहां पर भी वो यही लाइन बोलना चाह रहे हैं हमें कि वैसे तो ये क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमें पूरा श्योर और सर्टेन रहना पड़ेगा, सारे के सारे केसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। कब? डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पर जंप करने से पहले सारे पॉसिबल केसेस को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है यार, आओ शुरू करते हैं। आओ भाई अब क्वेश्चन का सफर शुरू करते हैं फटाफट से। कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन। ये सिंगल लाइन फोटोग्राफ बेस्ड का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन, स्पीकर कौन है? एक मैन है, कोई भी एक रैंडम मैन है, ये स्पीकर है। ये किसको बोल रहा है? एक वुमेन को। वुमेन कौन है? लिसनर है। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमेन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। एक मान लेते हैं एम फॉर मैन, यहां पर मैन है क्योंकि तो मेल है, पता है हमें। एम फॉर मैन यहां बना लेते हैं, फैमिली चार्ट उधर बना लेंगे। अभी वो वुमेन की तरफ देखते हुए क्या बोलता है कि हिज मदर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन, एक पर्सन है। अब फोटोग्राफ किसकी है या बंदा कौन है? मान लेते हैं वो बंदा ए है, वो बंदा ए है। अब ये मैन एक वुमेन को बता रहा है किसके बारे में? इस पर्सन के बारे में, इस ए पर्सन के बारे में। स्पीकर जो मैन है वो इस वुमेन को बता रहा है। क्या कह रहा है भाई? कि हिज मदर, यानी कि इसकी जो मदर है। अब क्योंकि उसने हिज वर्ड यूज करा है, उस पर्सन के लिए उसने हिज वर्ड यूज करा है, तो यानी कि ये मेल है। और कह रहा है इसकी जो मदर है, मान लेते हैं इसकी मदर को मैंने दे दिया बी, इसकी जो मदर है, और मदर फीमेल होगी हमारी, इसकी जो मदर है बी इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। योर कौन है यहां पे? ये वुमेन। ये मैन क्या कह रहा है इस वुमेन को? मान ले तो ये मैन इस वुमेन को कह रहा है, ये वाली वुमेन है यहां पर, ये वुमेन है, ये वुमेन है यहां पर। तो ये मैन इस वुमेन को क्या कह रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये वाला, इसकी जो मदर है वो कौन है। अब ये रिश्ते दो तरफ से घुमाकर बताएगा। शुरू कहां से करेगा? इस पर्सन से, और फिर इस लेडी को भी कैसे इस फैमिली चार्ट के अंदर जोड़ेगा, वो हमें देखना है कि इस लेडी की पोजीशन एक्चुअल में क्या होगी। तो कह रहा है हिज मदर इज द ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब क्या है? ओनली वर्ड बहुत जरूरी है यहां पे। ओनली मतलब इकलौती, इकलौती, उसके अलावा कोई दूसरी बेटी नहीं है, यानी कि इसकी मदर की कोई बहन नहीं है, नो सिस्टर। इकलौती डॉटर होने का मतलब यह है अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है ये। तो कह रहा है हिज मदर, इस पर्सन की जो मदर है वो तुम्हारे फादर की इकलौती बेटी है। अब बताओ इस पर्सन की जो मम्मी है, ये मैन कहता है इस वुमेन को
कि ये इसके जो फादर हैं, मान लो इसके फादर सी हैं, इसके जो फादर हैं इसकी ओनली डॉटर ये है, इसकी ओनली डॉटर ये है बी, और वो बी कौन है? इसकी मम्मी है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज दिस वुमेन, ये जो वुमेन है, इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, इससे इसका क्या रिश्ता है? देख रहे हो कैसे घुमा फिरा कर उसने क्वेश्चन पूछा है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है। कह रहा है ये पर्सन, ये जो मैन है इस वुमेन को बोलता है कि भाई ये जो पर्सन है इसकी जो मदर है वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। अब आप खुद दिमाग से सोचो कि इसके फादर की इकलौती बेटी कौन होगी? मान लो मैं हूं, मेरे पापा के इकलौता बेटा कौन होगा? मेरे पापा का इकलौता बेटा मैं खुद ही होऊंगा ना। यानी कि एक्चुअल में इसकी जो मदर है वही ये वुमेन है। बस वो घुमा फिरा कर देखो कैसे बता रहे हैं आपको। ठीक है भाई, इसके जो पापा हैं उसकी इकलौती बेटी इसकी मदर है, यानी कि ये जो बी है और ये जो डब्ल्यू है ये सेम है। यानी कि इसको इस फैमिली चार्ट के अंदर मैं कहां पर फिट करूं? ये वुमेन यहां पर आएगी, यानी कि बी इज दिस वुमेन। ये वुमेन कौन है? ये वुमेन ये बी ही है और वो इस पर्सन की मदर है। इस पर्सन की कौन है? ये मदर। ये वुमेन कौन है? ये वुमेन सेम यहां पर आनी चाहिए, ये वुमेन, और इस पर्सन की ये मदर है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन? वो उसकी मां लगेगी, मदर। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, आप इसको चाहे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिमाग में सॉल्व कर लो, ऐसा कोई फंडा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कहता है। यहां पर फोटोग्राफ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं यार। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। एक फोटोग्राफ की तरफ देखता हुआ एक मैन क्या कहता है कि भाई मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि अपने माता पिता का मैं इकलौता बेटा हूं। कौन कह रहा है? वो मैन कह रहा है, ओनली चाइल्ड है ये मैन, जो है ओनली चाइल्ड है। कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि मैं इकलौता बेटा हूं। बट जो फोटोग्राफ के अंदर इंसान है वो, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। इस आंसर मान लो फोटोग्राफ के अंदर पर्सन ए है, फोटोग्राफ के अंदर ये पर्सन ए है। कह रहा है इसका जो फादर है, यानी कि इसका फादर कौन हो गया? बी। तो वो मैन कहता है कि ये मेरे फादर का बेटा है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, यानी कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं इकलौता हूं। बट दैट मैन्स फादर, इसके जो पिता हैं, इस जो फोटोग्राफ में कौन है? फोटोग्राफ में ये पर्सन है ए, इसकी फोटोग्राफ है, इसकी फोटोग्राफ है। कह रहा है इसके जो पिता हैं वो कौन है? वो मेरे पापा के बेटे हैं। इसके जो पिता हैं, इसके जो ये फादर हैं वो कौन है? वो मैन जो यहां पर है, मान लो ये मैन जो स्पीकर है वो ये रहा। कह रहा है ये मेरे पापा, मान लो इसके पापा सी हैं, कह रहा है ये मेरे पापा का ही बेटा है। अब इसके पापा का बेटा होता यानी कि इसका भाई होता वो, लेकिन उसने बताया कि मेरा तो कोई भाई बहन है ही नहीं, यानी कि ये कौन है? ये खुद ही ये पर्सन है, सेम, ये एक ही बंदे हैं, सब्स्टिट्यूट बिल्कुल। ये मैन ही इसका पिता है, यानी कि ये इसका फादर है मैन ए का। तो कह रहा है हुज फोटोग्राफ वाज इट, यानी कि वो मैन जो है वो किसकी फोटोग्राफ की बात कर रहा था? फोटोग्राफ में जो ये पर्सन है कौन है? तो आंसर आएगा हिज सन। तो देख रहे हो यार, कंफ्यूज करने का तरीका है बस, ये मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज करने का तरीका है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, घुमाएंगे आपको ये, तो कंफ्यूज करने का तरीका है, मुश्किल नहीं है यार, हम खींच सकते हैं फटाफट से स्पीड में इसको। आओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ओरे भाई भाई भाई, कितने सारे रिश्ते बता दिए। एक वुमेन एक मैन को कैसे इंट्रोड्यूस करती है? भाई देखो क्या कॉमेडी है यार। अब मान लो कोई फैमिली फंक्शन है, मान लो कोई फैमिली फंक्शन है और एक लड़की एक लड़के को लेकर जाती है और कोई दूसरा बंदा मिलता है, तो वो इंट्रोड्यूस कराती है कि इस लड़के को दूसरे बंदे से। कैसे बोलेगी वो कि ये बेटा है किसका? मेरी मदर के ब्रदर का, मेरी मां के भाई का बेटा है ये। सीधा भी तो बोल सकते हैं मेरा कजन ब्रदर है यार ये। ओहो, मैंने तो आंसर बता दिया, मैंने तो शायद आंसर बता दिया। तुम्हारे भी दिमाग में आ गया होगा वैसे यार, जो तेज बुद्धि वाले वहां बैठे हैं, ठीक है ना, तो स्क्रीन पार, हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूं भाई, जो तेज बुद्धि वाले तुम बैठे हो। क्या मेरे को फैमिली चार्ट बनाने की जरूरत है क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा देख के वो क्या बोलना चाह रहा है। इतनी कमजोर बुद्धि के रह गए क्या हम कि हमें ये ऐसे पहेलियों में उलझाएंगे?
ठीक है भाई, फटाफट से देखते हैं। अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, एक इंसान को वो क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि मान लो ये वुमेन है, ये रही वुमेन, डब्ल्यू फॉर ये वुमेन और यहां पर ए फॉर मैन। कह रहा है ये कौन है, ये मैन कौन है, मेरा क्या लगता है कि ये बेटा है। किसका बेटा है, ब्रदर का। किसके ब्रदर का, मदर का। यानी कि कह रहे, कह रही है ये वुमेन, ये मेरी मदर जो है, मान लेते हैं इसकी मदर एम है, मेरी मदर के ब्रदर, ब्रदर मान लो बी है, इसका, इसकी मम्मी का ब्रदर बी है, उसका ये सन है। तो ये हो गई इसकी मदर, उसका ये ब्रदर, और ब्रदर का ये हो गया सन। इनका क्या रिश्ता हुआ, ये कौन लगा, इसका अंकल, और ये अंकल का बेटा, इन दोनों में क्या रिश्ता हुआ, कजन। मामा का बेटा बोलते हैं इसे यार, मामा का बेटा, मम्मी के भाई मामा जी का बेटा कजन। ठीक है यार, कजन। सीधा सीधा बोलना यार। मैं होता ना उस इंसान की जगह जिसको वो लड़की इंट्रोड्यूस करा रही है, ऐसे पकड़ ही लेता बस। मैं सीधा सीधा बताना, क्या है, घुमा फिरा के दिमाग खपा दिया है। आओ भाई अगला, अगला गया भाई हम सिंबल या कोड बेस्ड रिलेशंस पर। ठीक है भाई, हमने एक झलक देख ली, हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए किसके सिंगल लाइन या फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के, हमने कुछ क्वेश्चंस यहां पर कर लिए, टॉपिक समझ लिया। अब बात करेंगे सिंबल या कोड बेस्ड रिलेशंस के बारे में। सिंबल या कोड बेस्ड रिलेशंस क्या है, कह रहे हैं इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस सर्टेन सिंबल्स एंड कोड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। यानी कि रिलेशंस को बताने के लिए यहां पर सिंबल्स या कोड्स का यूज करा जाता है। हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डीकोड द इंफॉर्मेशन with the help of symbols to be used for making family diagram and then find out the relationship between the persons। सीधी सीधी बात है, क्या करना है भाई, हमें उस इंफॉर्मेशन को डीकोड करना है, यानी कि वो सिंबल्स हमें क्या रिश्ता बताना चाह रहा है दो लोगों के बीच में, हमें उसको समझना है। उसके बाद उसका फैमिली डायग्राम बनाना है जो भी हमसे डिमांडेड रहेगा, ठीक है, और रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। अब वो कैसे हो सकता है भाई, कैसे भी हो सकता है, सिंबल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं, किस किस तरह के अक्सर सिंबल्स आ जाते हैं। तो नॉर्मल सिंबल्स जो हमारे रहते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रहते हैं। नॉर्मल जो हमारे सिंबल रहते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रहते हैं। बोले तो प्लस एडिशन का साइन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का साइन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो सकता है, डिवीजन का साइन हो सकता है। इसके अलावा और भी साइन हो सकते हैं, हैशटैग हो सकता है, ठीक है, डॉलर का साइन हो सकता है, स्टार का साइन हो सकता है, कोई भी सिंबल इनमें से यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सिंबल्स आते हैं, इन चारों का अक्सर यूज करा जाता है। वो भी आ सकते हैं, बाकी सिंबल तो कोई भी हो सकता है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी सिंबल हो सकता है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंबल या फिर कोड बेस्ड रिलेशंस, ये मेरा टाइप 2 है, ये मेरा टाइप 2। पहले तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, सिंगल या फोटोग्राफ बेस्ड, जिसमें ऐसा बताया जाता है एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कि ये फलाना 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 ऐसा ऐसा रिश्ता है, या फोटोग्राफ की तरफ देखकर बताया जाता है कि ये मेरे फूफी की चाची का मौसे का लड़का है, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो हमें वो करना है, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है यार, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरा ये है सिंबल या कोड बेस्ड रिलेशन, ये उससे भी आसान है यार, एक बार इसका तरीका समझ जाना में कैसे पढ़ना है, ये उससे भी बहुत आसान है। देखते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा है भाई एक एग्जाम्पल दे रखा है, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन माइट पुट अप डायरेक्शंस सच एज a मल्टीप्लाइड बाय b। क्वेश्चन हमें ऐसी डायरेक्शंस दे सकता है कि भाई a मल्टीप्लाई बाय b स्टैंड्स फॉर, यानी कि दिस सिंबल मींस, ये सिंबल क्या बताता है, अगर दो लोगों के बीच में ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि a इज द सिस्टर ऑफ b। यानी कि अगर a इंटू बी में बनाता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a जो है वो बहन है किसकी, b की। b का जेंडर नहीं पता अभी, लेकिन मान लो इससे हमें यह पता लग जाता है। और a प्लस बी अगर है, यानी कि प्लस वाला सिंबल अगर दो लोगों के बीच में है, a और b के बीच में, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि a इज द ब्रदर ऑफ b। यानी कि अगर a प्लस बी है, a और b के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में रिश्ता ब्रदर का। यहां पर क्या रिश्ता है भाई, सिस्टर का। ये सिंबल हमें बताता है सिस्टर का रिलेशन, ये सिंबल हमें बताता है इन दोनों के बीच में कि a b की बहन है। ठीक है भाई, ओ सॉरी भाई है, यहां पर ए क्या है, यहां पर भाई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नोट कह रहा है दीज नोटेशंस, यानी कि ये जो सिंबल्स हैं, आर डिफरेंट फॉर क्वेश्चंस, सो मेक श्योर यू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। क्यों बताया उसने ये बात, क्योंकि मुझे पता है ऐसा हो सकता है कि बच्चे समझ ले यूनिवर्सल सिंबल्स है, कि मान लो कि हर जगह अगर मैंने तुम्हें ऐसा बता दिया मल्टीप्लाई, तो तुम सोच रहे हो कि हर जगह सिस्टर हो, ऐसा नहीं है।
ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन होगा ऐसा कि भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर a मल्टीप्लाइड बाय b का मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई का मतलब फादर हो सकता है, या मल्टीप्लाई का मतलब, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से सिंबल और कोड बताया जाएगा आपको। ये कोई यूनिवर्सल नहीं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले सिंबल्स कराए थे वो फैमिली ट्री के लिए। ठीक है, इस बात पे भी हम अपन चीज को समझते हुए चल रहे हैं। ये भी हमने पूरी कंप्लीट कर दी चीज, इसमें भी कुछ हमने लूप एंड नहीं छोड़ा गलती करने का, कि बच्चे कोई गलती से ये एज्यूम कर ले कि सर ने बताया तो शायद ये मल्टीप्लिकेशन का सिस्टर का ही एक यूनिवर्सल सिंबल होता है कि जहां मल्टीप्लाई देखे वहां सिस्टर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से बदल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। आओ जो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है a प्लस बी का मतलब है a इज द फादर ऑफ b, a माइनस बी का मतलब है a इज द मदर ऑफ b, a डिवाइडेड बाय b का मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b, a मल्टीप्लाइड बाय b का मतलब है a इज द ब्रदर ऑफ b। ठीक है भाई, प्लस आ रहा है तो a इज द फादर ऑफ b, माइनस आ रहा है तो a इज द मदर ऑफ b, डिवाइड आ रहा है तो a इज द सिस्टर ऑफ b, मल्टीप्लाई आ रहा है तो a इज द ब्रदर ऑफ b। ये मतलब हुआ। तो कह रहा है ये इसने एक एक्सप्रेशन बनाकर दिया है, ये मुझे इसने एक एक्सप्रेशन बनाकर दिया है, इस एक्सप्रेशन से मेरे को इन सबके रिश्ते आगे बताने हैं। पहले मेरे को इनका फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे ए ई से रिलेट करता है, यानी कि ए का रिश्ता ई के साथ क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। पहले एक बार फटाफट से अपन ये बना लेते हैं। तो कह रहा है भाई ए प्लस बी का मतलब क्या है, अगर ए और बी के बीच में प्लस है, ए और बी के बीच में अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि ए इज द फादर ऑफ बी। तो बना लेते हैं फटाफट से फैमिली चार्ट। ए कौन है भाई, ए बी का क्या है, फादर है, ए इज द फादर ऑफ बी। अगला क्या है भाई, अब ये खत्म हो गया, अगला देखते हैं। बी और सी के बीच में माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, अगर ए माइनस बी हो इसका मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। अगर ए माइनस बी है इसका मतलब ए इज द मदर ऑफ बी। तो यहां पर क्या है, बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए की जगह बस यहां पर बी आ जाएगा और यहां पर सी आ जाएगा। बी माइनस सी, माइनस का मतलब देखो क्या है, ये इस सिंबल का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में अगर माइनस है तो जो इसके लेफ्ट में और जो इसके राइट में है, अगर ए माइनस बी है तो ए इज द मदर ऑफ बी, अगर बी माइनस सी होगा तो बी इज द मदर ऑफ सी। बी क्या है भाई, बी सी की मदर है। इसके बाद ए मल्टीप्लाइड बाई डी, ए मल्टीप्लाइड बाई डी का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर दे रखा है, अगर ए मल्टीप्लाइड बाई बी है तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो सी मल्टीप्लाइड बाई डी का यहां पर क्या मतलब हो जाएगा कि सी इज द ब्रदर ऑफ डी। सी क्या है भाई, ब्रदर है किसका, डी का। आगे डी डिवाइडेड बाई ई है, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड अगर दो लोगों के बीच में हो तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि अगर डी डिवाइडेड बाई ई है इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी इज द सिस्टर ऑफ ई। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, अब यहां पर उसने क्वेश्चन मेरे से पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, अगर यहां पर ये पूछा जाता कि हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई रिलेटेड टू ए, अगर ये पूछा जाता ई का ए से क्या रिश्ता है, तो पहले तो मैं इसका आंसर दे देता हूं कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए ई का क्या लगेगा, देखो भाई ये सारे के सारे क्या हैं, ये तीनों के तीनों सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है। ठीक है, इनका पेरेंट है बी, इन तीनों का पेरेंट कौन है, बी, और इसका फादर है, बी का फादर है ए। तो ई का ए क्या लगेगा भाई, ई का ए लगेगा मम्मी का पापा। वैसे तो मैं ग्रैंडफादर लिख सकता हूं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली बताऊं तो ये हो जाएगा आपका मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब नाना जी। ठीक है भाई, बी कौन है, बी इनकी मां है और ए उसके पिता हैं, तो मम्मी के पापा मैटरनल ग्रैंडफादर, जिसको हम नाना जी बोलेंगे। तो वापस इस चीज पे आता हूं कि मान लो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, बट सिंस जेंडर ऑफ ए, जेंडर ऑफ सॉरी ई इज अननोन, हमें ई का जेंडर क्योंकि नहीं पता है, ई का जेंडर इज अननोन, हेंस वी कैन नॉट डिसाइड, और इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते कि इनके बीच में क्या रिश्ता है। हां, ऐसा जरूर ऑप्शन आ सकता है कि ग्रैंड डॉटर ऑब्लिक ग्रैंड सन, ऐसा हो तो ठीक है, बट पर्टिकुलरली नहीं बता सकता कि ग्रैंड डॉटर ही होगी या ग्रैंड सन होगा, ये नहीं बता सकता, क्योंकि डी अगर पूछूं तो ए का डी क्या लगेगा, ग्रैंड डॉटर, सी ग्रैंड सन, ई का नहीं बता सकता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला
आओ भाई, क्वेश्चन में कह रहा है, फटाफट से अब थोड़ी स्पीड खींचूंगा यार मैं, अब थोड़ी स्पीड खींचूंगा। a प्लस बी का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b, a मल्टीप्लाइड बाय b का मतलब है a इज द सन ऑफ b, a माइनस b का मतलब है a इज द वाइफ ऑफ b। ठीक है, प्लस का मतलब देख लिया, मल्टीप्लाई का मतलब देख लिया, माइनस का मतलब देख लिया। कह रहा है एक्सप्रेशन ये है मेरा p प्लस क्यू माइनस आर। अगर ये एक्सप्रेशन फॉलो होता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो फटाफट से देख लेते हैं। p प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस यहां पर है, अगर दो लोगों के बीच में प्लस है तो a इज द डॉटर ऑफ b, यानी कि p प्लस क्यू का मतलब p इज द डॉटर ऑफ q। p क्या है? डॉटर है किसकी? q की। ठीक है भाई, a प्लस बी का मतलब a इज द डॉटर ऑफ b, p प्लस क्यू का मतलब p इज द डॉटर ऑफ q, लेकिन q का जेंडर अभी तक नहीं पता। अब आगे है q माइनस आर। q माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है कि अगर a माइनस बी हो तो a इज द वाइफ ऑफ b, q माइनस आर है तो q इज द वाइफ ऑफ r, और r ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हस्बैंड, यानी कि मेल, यानी कि ये दोनों मैरिड कपल है और ये इनकी बेटी है, p इनकी डॉटर है। तो फटाफट से देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है q इज द मदर ऑफ p, तो मुझे ये ठीक ही लग रहा है यार, q इज द मदर ऑफ p, ठीक है बिल्कुल यही ठीक है, q इज द मदर ऑफ p। आगे चेक कर लेते हैं, r इज द आंट ऑफ p, गलत है यार, ये r इज द आंट ऑफ p, r इज द मदर इन लॉ ऑफ p, गलत है ये भी, r इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ p, ये भी गलत है, या तो r फादर हो सकता था, तो q इज द मदर ऑफ p बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाक से, नेक्स्ट। सेम डायरेक्शन है हमारे, सेम, a प्लस बी का मतलब a इज द डॉटर ऑफ b, a मल्टीप्लाइड b का मतलब a इज द सन ऑफ b, a माइनस b का मतलब a इज द वाइफ ऑफ b। कह रहा है इस एक्सप्रेशन को बताओ क्या मतलब होगा। तो p मल्टीप्लाइड बाय q का मतलब हो जाएगा p इज द सन ऑफ q, यहां पर क्या हो जाएगा? p इज द सन ऑफ q, q का बेटा है p, सन है इनका। उसके बाद q प्लस r का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस का मतलब है q इज द डॉटर ऑफ r, ठीक है, प्लस यहां पर है ना, a प्लस बी का मतलब a इज द डॉटर ऑफ b, तो q प्लस r का मतलब q इज द डॉटर ऑफ r। अब यहां पर जेंडर ऑफ r, जेंडर अननोन है भाई, जेंडर अननोन, जेंडर हमें r का नहीं पता है, r का नहीं बताया, तो यहां पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखते हैं फटाफट से यार। कह रहा है p इज द ब्रदर ऑफ r, p r का ब्रदर है, अरे काहे का ब्रदर, कहां से हो गया? गलत है, p इज द ग्रैंड सन ऑफ r। देखो आर नहीं पता हमें दादा है या दादी है, या सॉरी नाना है या नानी है, क्योंकि ये तो इसकी मां है ना, तो मम्मी के पेरेंट है तो नाना या नानी, ये नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली आर के लिए पी कौन होगा? पी का तो जेंडर पता है ना, पी तो लड़का है, तो पी तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन। आर के लिए पी चाहे दादी हो चाहे दादा हो, लगेगा तो पोता ही, तो पी इज द ग्रैंड सन ऑफ आर, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है पी इज द अंकल ऑफ आर, गलत है भाई, पी अंकल कैसे बन जाएगा अपने दादा का, और पी इज द फादर ऑफ आर, अपने दादा का ही बाप बनेगा भाई, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, इस पे चलते हैं और जय माता दी करके आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी देखो सेम एक्सप्रेशन है, सेम डायरेक्शन है, एक्सप्रेशन अलग है। एक्सप्रेशन को फटाफट से हम डी कोड करते हैं। कह रहा है भाई P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का मतलब क्या है? P इज द डॉटर ऑफ Q, P प्लस क्यू का मतलब क्या है? P इज द डॉटर ऑफ Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, और Q मल्टीप्लाइड बाय R, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि A इज द सन ऑफ B, यानी कि Q मल्टीप्लाई बाय R हो जाएगा Q इज द सन ऑफ R, Q इज द सन ऑफ R, जो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? P इज द नीस ऑफ R, गलत है, P इज द कजन ऑफ R, गलत है, P इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ R, इस बारी क्या है? ये लड़की है, इसकी डॉटर है ना यार, इस बारी लड़की है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? R की क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर, तो ये हमारा ठीक है, P इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ R, ये ठीक है। इसके बाद कह रहा है P इज द डॉटर इन लॉ, गलत है ये भी, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है हमारा। नेक्स्ट, अगला यहां पर डायरेक्शंस थोड़ी सी बदल गई हैं। कह रहा है अगर P और Q के बीच में अगर माइनस है, P माइनस Q का मतलब P इज द मदर ऑफ Q, P मल्टीप्लाइड बाय Q का मतलब P इज द फादर ऑफ Q, P प्लस Q का मतलब P इज द डॉटर ऑफ Q, P प्लस Q का मतलब P इज द डॉटर ऑफ Q। तो कह रहा है ये बड़ा सा एक्सप्रेशन बना के दिया इसने चार लोगों के बीच में। कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ठीक नहीं होगा? ये देखते हैं यार, इसमें फंस ना जाए कहीं, कौन सा ठीक नहीं होगा ये देखना है। तो m माइनस एन देखते हैं, m माइनस एन, माइनस का मतलब है अगर P और Q के बीच में माइनस है तो P इज द मदर ऑफ Q, तो m माइनस एन का मतलब m इज द मदर ऑफ n, m इज द मदर ऑफ n, ठीक है।
n मल्टीप्लाइड बाई टी, n मल्टीप्लाइड बाई टी का मतलब क्या हो जाएगा, n इज द फादर ऑफ टी, n इज द फादर ऑफ टी, n कौन है भाई, t का फादर है। उसके बाद t प्लस जेड, t प्लस जेड का मतलब क्या है, प्लस यहां पर है, प्लस का मतलब t इज द डॉटर ऑफ z, t क्या है, डॉटर है, t बेटी है किसकी, z की। अब देखो अगर n t का फादर है और t अगर z की डॉटर है यानी कि लड़की है, तो z कहां पर आएगा, z मतलब n की वाइफ होगी, n भी उसका पापा है और t z की भी बेटी है। इसका मतलब क्या होगा कि n और z दोनों मैरिड हैं, और n क्योंकि उसका फादर है तो z उसकी मम्मी होगी, ठीक है, और n की डॉटर होगी। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है t इज n's डॉटर, t n की डॉटर है, n की बेटी है, t डॉटर है ना यार, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, टी एन की डॉटर है, ठीक है यार, ये तो मतलब ठीक है, वैसे ठीक है। हमें ढूंढना है कौन सा नॉट ट्रू है, हमें उस पर टिक लगाना है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। एन इज वाइफ ऑफ जेड, एन इज वाइफ ऑफ जेड, ये गलत है यार, ये हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि एन वाइफ नहीं है, एन हस्बैंड है, जेड इज द वाइफ ऑफ एन है ना, एन तो हस्बैंड है मेरा, एन कौन है, एन हस्बैंड है, जेड वाइफ है, ठीक है भाई। बाकी भी चेक कर लेते हैं, कह रहा है एम इज द मदर इन लॉ ऑफ जेड, एम जो है मदर इन लॉ है जेड की, यानी कि मदर इन लॉ का मतलब क्या है, जेड का हस्बैंड और उसकी मम्मा है एम, ये बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। और टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, टी कौन है, ग्रैंड डॉटर होगी एम की, दो टी, तो एम तो इसकी ऑलरेडी ग्रैंड मदर है, बिल्कुल ठीक बना फैमिली चार्ट के अंदर। ये ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन है, ये पेरेंट की जनरेशन है, ये चिल्ड्रन की जनरेशन है, तीन जनरेशन है, एम के लिए तो टी उसकी ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर ही हुई, तो ये भी मेरा ट्रू है। यानी कि फॉल्स कौन सा है, नॉट ट्रू कौन सा है, ये वाला बी वाला, इसमें हमने टिक लगा दिया, ठीक है। आओ अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगले में भी ऐसा कुछ हमें डायरेक्शंस दे रखी हैं, इसके अंदर हैशटैग भी है और इसके अंदर स्टार भी है। देखो भाई हैशटैग और स्टार भी आपको दिखा दिया मैंने, यहां पर सारे सिंबल दिखा दिए। तो कह रहा है पी हैशटैग क्यू का मतलब है पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी प्लस क्यू का मतलब है पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू का मतलब है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, और पी स्टार क्यू का मतलब है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। तो इस एक्सप्रेशन को फॉलो करना है और बताना है देन ए इज डीज डैश, यानी कि ए और डी का क्या रिलेशन है, ए डी का क्या लगता है या लगती है। तो प्लस देखते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए इज द मदर ऑफ बी। अगला बी हैशटैग सी, बी हैशटैग सी का मतलब बी इज द फादर ऑफ सी, बी हैशटैग सी का मतलब बी इज द फादर ऑफ सी। आगे है सी माइनस डी, माइनस का मतलब क्या है कि बी, सॉरी सी माइनस डी है ना, तो ये सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी क्या है भाई, ब्रदर है, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, डी का जेंडर नहीं पता हमें यहां पर, ठीक है। तो कह रहा है ए और डी का क्या रिश्ता है, ए डी का क्या लगता है, तो ये दोनों क्या हो गए भाई, ये दोनों हो गए सिबलिंग, ये हो गया इनका पेरेंट, पेरेंट भी क्या फादर बोल सकता हूं, फादर, और ये फादर की मदर है, यानी कि ग्रैंड मदर लगी, ग्रैंड मदर पे टिक लगा देंगे यार फटाफट से, ग्रैंड मदर पे टिक लगाएंगे। स्पेसिफिकली बात करें तो पैटर्नल ग्रैंड मदर है क्योंकि पापा की मम्मी है ये, बी इनका फादर है दोनों का, सी और डी का, डी का मेरे को जेंडर नहीं पता है लेकिन वो मैटर नहीं करता। अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि देन डी इज एज व्हाट, ये पूछता कि डी ए का क्या लगता है, तब हमें बताना पड़ता है यार कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम बता नहीं सकते कि ये इसका ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला भी यही सेम डायरेक्शंस है, लेकिन वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द आंट ऑफ ई, ए ई की आंट है, कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा शो करता है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, ऐसा नहीं कि फंस इस वजह से जाते हैं कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम में फंसते हैं। यहां पर बच्चे किसमें फंसते हैं, टाइम में फंसते हैं। अब देखो एक एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देखना पड़ेगा, एक एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देखना पड़ेगा यार कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर थोड़ा सा हम क्या लगाएंगे भाई, जो हमारा गुरु मंत्र है वो क्या है, हैशटैग SW। मुझे कमेंट में बताना हैशटैग SW का मतलब क्या है, जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है हैशटैग SW का मतलब क्या है, ठीक है। जिनको नहीं पता बता देता हूं, इसका मतलब है भाई स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। जहां यूज हो बुद्धि की वहां स्विच ऑन कर लो भाई इसको, ठीक से बिल्कुल ठीक तरीके से उपयोग करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द आंट ऑफ ई। अब मेरे को रिश्ता क्या दिखाना है कि ए ई की आंट है,
यानी कि एक इंफॉर्मेशन ये है कि ए इज फीमेल, ए फीमेल है, और हमेशा देखो ए स्टार्टिंग में है, तो जहां पर भी मेरे को यह पता लग जाए कि ए का रिश्ता स्टार्टिंग में ही मेल का होने वाला है, तो मैं उसको वहीं पर कांटा लगा दूंगा उस ऑप्शन को। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार। जैसे कि देखो भाई ए प्लस बी है अगर, ठीक है भाई, ए प्लस बी का मतलब, प्लस का मतलब क्या है, अगर पी प्लस क्यू है तो पी इज द मदर ऑफ क्यू, यहां पर ए प्लस बी है तो यहां पर प्लस है, यानी कि ए इज द मदर ऑफ बी है। तो यहां पर अभी पॉसिबिलिटी है, यहां पर अभी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां पर अभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर इसको चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। ए इज द मदर ऑफ बी, क्योंकि मदर है अगर ए यानी कि फीमेल तो है, तो एक पॉसिबिलिटी तो हो गई। तो ए इज द मदर ऑफ बी, फटाफट से बनाएंगे यार। बी माइनस सी, माइनस का मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ सी, फटाफट से, बी क्या है भाई, सी का ब्रदर है। सी हैश सी स्टार डी, स्टार का मतलब सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी क्या है, सिस्टर है किसकी, डी की, ठीक है। इसके बाद हैशटैग है बीच में, डी हैशटैग ई, हैशटैग का मतलब डी इज द फादर ऑफ ई, डी क्या है, ई का फादर है। अब देखो ये तो चिल्ड्रन वाली जनरेशन हो गई, तो इस केस के अंदर यहां पर ये इसका ग्रैंड हो जाएगा, ग्रैंड मदर लगेगी। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया भाई, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इस केस के अंदर ए और ई का क्या रिश्ता आ रहा है, ग्रैंड मदर, ए क्या लगेगी, ग्रैंड मदर, ए ग्रैंड मदर लगेगी। तो इसको तो मटा देते हैं यार, इसको मटा देते हैं। दूसरा ट्राई करते हैं, ए हैशटैग बी। अगर देखो ए हैशटैग बी है तो स्टार्टिंग में पता लग गया मेरे को हैशटैग से कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए का तो आंट का वाला रिलेशन दिखाना ना, तो ये तो पहले ही काट दिया, बस ये चीज कह रहा हूं, ये पहले ही काट दिया। अगला देखते हैं, अगला है ए माइनस बी। ए माइनस बी में स्टार्टिंग है, देखो ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है, ए माइनस बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और हैशटैग एस डब्ल्यू मेरे काम आ गया। अगर ए मेरा बी का ब्रदर लगेगा तो ऑब्वियसली मेरी आंट तो होगी नहीं, इस पे काटा लगा दिया, बचा हुआ ऑप्शन बचा ही यही, तो इसी पे ही टिक लगेगा। सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी देखो यहां पर। अब ये आपकी इंडिविजुअल बुद्धि है खुद की, ये कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं है, ये आपकी खुद की समझदारी है कि अपना टाइम कैसे बचाया जाए। टाइम अपना ऐसे बचाया जाएगा। एक मैंने थोड़ा सॉल्व करके देखा, दो तो मेरे ऐसे कांटे लग गए, बचा एक ऑप्शन, तो सी ही होगा। और इसमें चेक भी कर सकते हो कि इसमें फीमेल का बन भी रहा है, एटलीस्ट इतना तो चेक कर लो। तो ए स्टार बी है, स्टार बी है तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ठीक है यार, फीमेल जेंडर है और ऑप्शन ये बच रहा है। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली ये देख लिया यार, इसके अंदर नहीं बन रहा, मैं इसमें कॉन्फिडेंट था कि इसके अंदर नहीं बन रहा बिल्कुल, और ये दो तो पहले ही नहीं होंगे, बाद में थोड़ा वो जेंडर चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में पता लग गया है वो ब्रदर बन रहा है, इसमें ये फादर बन रहा है, इसमें ए का रिश्ता फादर का आ रहा है बी के साथ, दोनों में मेल है, ए बनेगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचेगा ये वाला। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ गया है अब कैसेलेट्स, सबसे मजेदार टॉपिक कैसेलेट्स। दो टॉपिक हमने भाई खत्म कर लिए, दो टॉपिक पूरे पूरे हमने क्या कर लिए भाई, खत्म कर लिए। अब हमारा आ गया है टाइप 3, हमारा आ गया है भाई ये टाइप 3, जो है हमारा क्या, कैसेलेट्स टाइप 3। कहता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैंडिडेट्स हैव टू डील विद हायरार्किकल स्ट्रक्चर of family based on some given data. We have to read the data and accordingly arrange them in the form of family tree. कैसेलेट्स में क्या है भाई, कैसेलेट्स हमारा टाइप 3 है। कैसेलेट्स क्या है भाई, टाइप 3 है। टाइप दो टाइप हम खत्म कर चुके हैं। अब टाइप 3 के अंदर क्या है भाई, फुल फ्लेज पैराग्राफ दिए जाएंगे आपको। कह रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर कैंडिडेट को हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया जाएगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया जाएगा पूरी फैमिली का, और उसके बेसिस पर कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। हमें उस पूरे कंप्लीट डाटा को पढ़ना होगा, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी और अकॉर्डिंगली उनको अरेंज करना पड़ेगा अपने फैमिली ट्री के अंदर। बड़े बड़े पैराग्राफ बनेंगे यार, बड़े बड़े पैराग्राफ, पूरा बताया जाएगा किस तरीके से कि भाई ए और बी की शादी हो रखी है, इन दो के बेटे हैं, मान लो पी, पी की क्यू से शादी हो गई है, ठीक है, क्यू इसकी वाइफ है, ठीक है, क्यू का एक भाई है, ठीक है, भाई है एच, ठीक है, एच की अलग शादी हो रखी है सी से, इसका भी पिता है एक जेड, ठीक है, इनके अपने बच्चे हैं टी, टी ले बेटी है, एस बेटा है। इतना बड़ा से मतलब जितना भी इससे छोटा या इससे बड़ा, ऐसे पूरा ये क्या है, ये हमारा पूरा फैमिली चार्ट होगा। ये क्या होगा भाई, ये हमारा पूरा फैमिली ट्री बोलोगे या फैमिली चार्ट होगा। यानी कि वो ब्लड रिलेशन हमने पहले पढ़ लिया और उस ब्लड रिलेशन को यूज कर हम क्या करेंगे, इसके अंदर फैमिली ट्री बनाएंगे। लेकिन इसका ना एक फायदा है, अब तुम कहोगे सर ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तुम्हारा यहां पर ये सवाल तो रह सकता है ना, सर ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा हमें सर।
नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कह रहा है जनरली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लॉन्ग, ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन थोड़ी लंबी तो जरूर रहती है, और इसी वजह से दे आर जनरली फॉलोड बाय 3 to 4 क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था कल कि भाई अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है नॉर्मली, एक क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके पास 30 सेकेंड्स होना चाहिए यार, और बिल्कुल डेडलाइन की बात करेंगे तो 1 मिनट, बिल्कुल डेडलाइन मानकर चलो तो 1 मिनट, 30 सेकंड में नॉर्मली आपको हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना ही करना है मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि भाई जो क्वेश्चन 3-4 सेकंड में सॉल्व हो रहा है तो नहीं भाई 30 सेकंड आराम से 30 सेकंड लगेंगे, नहीं, मैक्सिमम टाइम भाई 30 सेकंड लगाओ और डेडलाइन हो जाएगी 1 मिनट, तो डेडलाइन बिल्कुल। तो मानकर चल लेते हैं 1 मिनट भी अगर हम, तो देखो भाई अगर इस पूरे क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकालकर इतना बड़ा फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा वो एक क्वेश्चन के लिए होगा सिर्फ, बड़ी सी इंफॉर्मेशन का बड़ा सा फैमिली ट्राई आपको बनाना पड़ेगा और उसमें थोड़ा टाइम लग भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आगे आपसे पूछे जाएंगे, तो यानी कि वो इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन की थी नहीं, वो इंफॉर्मेशन आगे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 4 या 5 मिनट मिल जाएंगे उस पूरे इंफॉर्मेशन को करने के लिए। सिर्फ एक बारी फैमिली ट्री ही तो बनाना है, एक बारी अगर अरेंजमेंट और फैमिली ट्री बन गई, उसके बाद तो सिर्फ टिक 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 लगाने हैं, उसके बाद थोड़ा ज्यादा वो टाइम लगना है, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये फायदा है आपके पास कि अगर आपकी पकड़ बन गई फैमिली ट्री अच्छे बनाने में, तो आप मान लो आपने 1 मिनट के अंदर पूरी फैमिली ट्री बना लिया या 1.5 मिनट में बना लिया, और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे गए उसमें, तो 5 क्वेश्चन के लिए 4 से 5 मिनट हो गया। 1.5 मिनट में भी अगर आपने फैमिली ट्री बना लिया, या चाहे 2 मिनट में भी बना लिया, तो बाकी 2 मिनट आपके पास तब भी बचेंगे, बल्कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हो अगर आपकी पकड़ यहां अच्छी है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, फोकस, किसका रिश्ता कैसे बनाना है, इन सिंबल्स को तभी आपको बताया गया कि सिंबल्स, अब ये सिंबल्स जिसके दिमाग में घुस जाएगा ना यार, ये सिंबल जिनके दिमाग में घुस जाएंगे कि स्क्वायर का मतलब मेल है, सर्कल का मतलब फीमेल है, जहन में घुस जाने चाहिए आपके बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो आराम से अचीव कर लेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है भाई, समझ में आ गई है ये चीज। आओ देखते हैं फिर क्या बोलता है ये, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, ऐसा बड़ा सा फैमिली चार्ट बनाना है, बड़ा सा ऐसा फैमिली चार्ट बनाना है, और अब इस फैमिली चार्ट के बेसिस पर वो क्या पूछेगा कि कौन है वो, उसके बाद हमसे वो पूछेगा, क्या पूछेगा कि कौन है वो, इसका उससे क्या रिश्ता है और कौन है वो जो सबसे नीचे उसका भतीजे का, लड़के का, फूफे का चाचा है, वो कौन है, ऐसे पूछेगा भाई, कौन है वो, इस तरीके से पूछेगा। और ये कौन बताएगा, ये हम बताएंगे, और बहुत ही मजा आने वाला है। आओ भाई शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। कहता है भाई ए, बी एंड डी मीट देयर रिलेटिव्स सी, ई, एफ एंड जी व्हाइल विजिटिंग अ ट्रेड फेयर। एक ट्रेड फेयर के अंदर क्या होता है भाई, ए, बी और डी अपने रिलेटिव से मिलते हैं, ए, बी और डी अपने रिलेटिव से मिलते हैं। रिलेटिव कौन है, सी, ई, एफ एंड जी। तो पहले देखो भाई टोटल पर्संस कितने हो गए, टोटल पीपल कितने हो गए यार, ये टोटल पीपल हो गए ये 7। कह रहा है ये इनसे मिलते हैं वाइल विजिटिंग अ ट्रेड फेयर, एक मेले के अंदर ये इनसे मिलते हैं, ठीक है भाई। टोटल ये 7 लोग हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं, आपस में मिलते हैं। तो बता रहा है, और जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन बताता जाएगा ना, मैं साथ ही साथ अपना फैमिली ट्री बनाता जाऊंगा। कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड डी इज द फादर ऑफ ए। ओके, तो ए इज द ब्रदर ऑफ, ये ऐसे बना लेंगे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए कौन है भाई, बी का ब्रदर है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड डी इज द फादर ऑफ ए। डी कौन है भाई, डी है फादर किसका, ए का। डी कौन है भाई, ए का फादर है। कहता है एफ इज द ओनली सन ऑफ सी एंड ई। एफ कौन है, पता नहीं कहां से आके एकदम से इनसे तो कोई रिश्ता लग नहीं रहा मेरे को। कह रहा है एफ इकलौता बेटा है सी और ई का, तो अभी मैं इसको नहीं जोड़ सकता यार, यहां पर इसको मैं अलग रखता हूं और बाद में इनको हम कंबाइन कर देंगे, बाद में इनको कंबाइन कर देंगे, इसका अलग बनाते हैं। तो सी और ई का अगर बेटा है, यानी कि सी और ई की शादी हो रखी है, सी और ई की शादी हो रखी है, और इनका बेटा है एफ, इनका बेटा है एफ, ये रहा बेटा भाई, ठीक है। तो कह रहा है एफ इज द ओनली सन ऑफ सी एंड ई। उसके बाद कह रहा है ई हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। ई कौन है, ई ब्रदर इन लॉ है जी का। अब अगर ई, अच्छा एक चीज बता देता हूं, जिसके आगे ये हु लिखा होता है ना, यानी कि वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे आगे बहुत बार आएगा ए हु, तो हु जिसके लिए लिखा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके आगे लगा होता है। तो कह रहा है ई स्पेस कॉमा हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, तो यानी कि ई मेरा ब्रदर इन लॉ है किसका, जी का।
ई मेरा कौन है, ब्रदर इन लॉ है, यानी कि ई का जेंडर पता लग गया मेरे को, ई मेल है, और ये ब्रदर इन लॉ है जी का, यानी कि ब्रदर है तो मेल है, यानी कि हस्बैंड हो जाएगा इन दोनों के रिश्ते में, तो सी इसकी वाइफ हो जाएगी, और सी की सिबलिंग चाहे बहन चाहे भाई जी है। जी का रिश्ता नहीं पता यार, ये गलती से भी है, फिर मैं बता रहा हूं, एज्यूम मत कर लेना। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी है, ई ब्रदर है। ऐसा हो सकता है कि जी जो है वो सी की बहन हो, तब भी ई उसका ब्रदर इन लॉ ही लगेगा, चाहे भाई हो जी उसका, तब भी वो इसका ब्रदर इन लॉ ही लगेगा। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। जी के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि जी जो है वो सी की सिबलिंग है, ये जरूर कह सकते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं पता भाई हमें इनका। समझ में आ गई बात? अब इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहां पर जुड़ सकता है, कैसे जुड़ सकता है यार। अच्छा, अभी आगे और भी इंफॉर्मेशन है, कह रहा है ई हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। अच्छा, तो ई कौन है, ई फादर इन लॉ भी है, किसका, बी का। ई जो है इस बी का फादर इन लॉ है। अब देखो एफ की शादी हो किसी ना किसी से होगी, मतलब अगर ई फादर इन लॉ है यानी कि इसका जो बेटा है एफ, उसकी किसी से शादी हो रखी है। किससे शादी हो सकती है, कहां फिट करें, यहां बी से। अगर ई बी का फादर इन लॉ है ई, तो क्या मतलब है कि बी और एफ की शादी हो रखी है। तो आओ इसको जोड़ते हैं। अब इन दोनों फैमिली डायग्राम्स को मैं किसके बेसिस पर जोड़ रहा हूं, बी से। इसका रिश्ता भी बी से और इधर से इनका रिश्ता भी बी से जुड़ा है, तो बी से जोड़ता हूं। यानी कि बी का फादर इन लॉ ई है, इसका मतलब बी की शादी हो रखी है किससे, एफ से। बी की शादी हो रखी है एफ से, क्योंकि एफ तो मुझे पहले से ही पता है उनका बेटा है। अब ये जो है एफ के माता पिता कौन है, सी इसकी मां है और ई इसका हस्बैंड है, ठीक है, और जी उसका उसकी बहन या उसका भाई जो भी है। ये बन गया मेरा पूरा फैमिली ट्री। समझ गए मेरी बात, ये बन गया मेरा पूरा फैमिली ट्री। अब आओ क्वेश्चन का जवाब देते हैं। फैमिली ट्री बन गया ना, फटाफट अब स्पीड पकड़ते हैं, आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर। फीमेल मेंबर्स कितनी है। अब क्योंकि मैंने सर्कल लगा रखे तो मैं इजीली काउंट कर सकता हूं। तो देखो भाई, एक फीमेल हो गई सी, दूसरी हो गई बी। दो फीमेल तो गारंटी है कि सी और बी, ये दो फीमेल गारंटी है। लेकिन ना एक दुविधा है यहां पर, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई मेरे को ना जी का जेंडर नहीं पता यार, मेरे को जी का जेंडर नहीं पता, जेंडर अननोन। तो मैं ये बता नहीं सकता हूं कि जी फीमेल है या मेल है। तो दो तो गारंटी है फीमेल, लेकिन क्या मैं दो पे टिक लगा सकता हूं, नहीं। क्या मैं तीन पे टिक, ये मान लू कि जी फीमेल है और तीन पे टिक लगा दूं, नहीं। लेकिन उसने मेरे पास एक ऑप्शन दे रखा है डी, कह रहा है 2 और 3, यानी कि या तो दो फीमेल है या तो तीन फीमेल है। हाँ ये तो है भाई, इससे ज्यादा और कम नहीं है ना, दो तो मिनिमम है ही, और अगर जी भी मान लो फीमेल है तो फिर तीन हो जाएंगी। तो मैं इस पे टिक लगाऊंगा, या फिर इसकी जगह ऑप्शन हो सकता है डाटा इनएडिक्वेट, उस पर टिक लगा सकता हूं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं जिस पे आप टिक लगा सकते हो। एक डाटा इनएडिक्वेट आ सकता है, उस पर भी टिक लग सकता है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी लिखा हो सकता है, उस पर भी टिक लगा सकते हो। ठीक है भाई, समझ गए, इस तरीके से। आओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए। जी ए की क्या रिश्ता है, जी का ए से क्या रिश्ता है। देखो भाई, ए गेरा जी एरी, जी के लिए ए का क्या रिश्ता है यार। देखो ए की बहन जो होगी, बहन की मदर इन लॉ की सिबलिंग है ये, यानी कि सिस्टर्स मदर्स इन लॉ सिबलिंग। तो और पहली बात तो जी का जेंडर ही नहीं पता, जब जेंडर जी का पता ही नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक लगाऊंगा, कोई रिश्ता होगा ही नहीं। अंकल है नहीं, मदर इन लॉ है नहीं, फादर इन लॉ है नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट। हु इज द स्पाउस ऑफ एफ। स्पाउस का मतलब पहले बता दिया, स्पाउस का मतलब मैरिड पार्टनर। स्पाउस का मतलब मैरिड पार्टनर। तो हमें बताना है एफ का स्पाउस कौन है। एफ की शादी किससे कराई है भाई हमने, एफ की शादी किससे कराई है, एफ की शादी भाई ये बी से। तो बी स्पाउस है एफ की और एफ स्पाउस है बी का। तो हु इज द स्पाउस ऑफ एफ, बी। बी इज द स्पाउस ऑफ एफ। नेक्स्ट, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। डी की ग्रैंड मदर कौन है यार। अच्छा ये क्वेश्चन बदल गया अगले क्वेश्चन पे आ गए, हम इतना खो गए क्वेश्चन में। तो वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो उसके लिए 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। ठीक है यार, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कह रहा है ए इज द फादर ऑफ सी, ठीक है बना लेते हैं, यहां पर स्पेस है हमारे पास, यहां बनाते हैं ए इज द फादर ऑफ सी, तो ए जो है वो सी का फादर है, ठीक है यहां बना लिया ए इज द फादर ऑफ सी। कहता है बट सी इज नॉट हिज सन। याद करो पहली कंक्लूजन जो मैंने बताया था, सबसे पहली स्टेटमेंट जो मैंने बताई थी कि रॉन्ग कंक्लूजन ये हो सकती हैं कि एक्स, जो पहली स्टेटमेंट में क्या बताया था, एक्स हैज अ ब्रदर वाई इन यूके, बट व्हेन इट इज क्वेश्चन फ्रॉम वाई ही रिफ्यूज दैट ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर एक्स। तो यहां पर वही केस है कि ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। अगर सी उसका बेटा नहीं है तो मतलब क्या होगा, बेटी तो होगी ना, ऐसा थोड़ा ना यार, जब उसका बाप है वो कह रहा है, तो सी उसका बेटा नहीं है तो क्या है, सी उसकी बेटी है, ठीक है। आओ अगला देखते हैं, कह रहा है बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी कौन है, बी ब्रदर है सी का, बी ब्रदर है सी का। उसके बाद डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का लड़का है, डी इज द सन ऑफ बी, डी बेटा हो गया बी का। आगे ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई भाई सी की डॉटर है, ठीक है भाई ये बना दिया, ई जो है डॉटर है सी की। उसके बाद एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ ए का स्पाउस है यानी कि पार्टनर है। अब ए मेल है तो एफ इसकी वाइफ हो गई, ठीक है भाई एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। अगला ई इज द डॉटर ऑफ सी, अच्छा ये तो कर लिया था ना, नेक्स्ट ये है जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी जो है वो बी की स्पाउस है, तो जी मेल है, बी मेल है तो जी इसकी स्पाउस यानी कि फीमेल। इसके बाद एच इज द फादर ऑफ जी, अरे भाई कितने रिश्ते हैं, तो एच जो है वो जी का फादर है, एच जो है वो जी का फादर है। और ये मेरा पूरा फैमिली चार्ट बन गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर बताओ। देखो डी के माता पिता कौन है, डी के माता पिता ये दोनों हैं, तो पिता ये है अगर डी का बी, और बी की मां कौन है, देखो यहां पर तो कोई ग्रैंड मदर बताई नहीं, मम्मी की तरफ तो कोई ग्रैंड मदर बताई नहीं, लेकिन पापा की तरफ पापा के पेरेंट्स ये दोनों हैं ए और एफ, तो डी के पिता हो गए बी और बी की मम्मी हो गई एफ, तो डी की ग्रैंड मदर कौन हो गई भाई एफ, एफ हमारे पास ऑप्शन में है ये रहा, ठीक है भाई हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, एफ। समझ में आ गई बात, ये लंबे लंबे पैराग्राफ है देखो, लेकिन इतना कोई मुश्किल थोड़ा है इनको बनाना यार। कई बार ऐसा हो सकता है जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि दो फैमिली चार्ट्स को अलग से हमें ज्वाइन करना पड़े, लेकिन इसके अंदर तो ये चेन से पूरा बनता ही गया था यार, एक के बाद एक दूसरा जुड़ता ही गया, सब ऐसे बन गया, ये तो बड़ा इजी था बनाना। हाँ थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इजीली बन गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर, मुझे नहीं लगता है बहुत मुश्किल है कोई। तो हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, एफ। अगला हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का बेटा बताओ, एफ का बेटा, एफ का बेटा कौन है भाई, एफ का देखो बेटी सी है, एफ की बेटी है सी, ये दोनों भाई बहन है, तो बी भाई है, यानी कि एफ का बेटा कौन हो गया, एफ का सन कौन होगा, बी। हु इज द सन ऑफ एफ, बी, बी इज द सन ऑफ एफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस ए बी सी डी ई एंड एफ देयर आर 2 मैरिड कपल्स। कह रहा है एक फैमिली है, उस फैमिली में कितने लोग हैं भाई, ये 6 लोग हैं ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एंड एफ, और कह रहा है इन 6 लोगों में से 2 मेरे मैरिड कपल्स हैं, 2 मेरे मैरिड कपल हैं, ठीक है भाई। कह रहा है डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, तो डी के 2 रिश्ते बताए हैं क्योंकि यहां पर एंड है, डी के 2 रिश्ते हैं, एक तो वो ए की ग्रैंड मदर है और दूसरा वो बी की मदर भी है, तो ए की ग्रैंड मदर है तो इधर बना लेते हैं डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए की ग्रैंड मदर है और बी की मदर है, तो बी की पहले मदर हो जाएगी डी, और ग्रैंड मदर के लिए यानी कि बी की बेटी हो जाएगी ए और बी का जेंडर नहीं पता हमें, डी का जेंडर पता है कि डी ग्रैंड मदर है, ए उसकी ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है ये नहीं पता, तो डी जो है वो ए की दादी है, बिल्कुल ठीक बनाया ना ऐसे देखो, तभी तो इसकी ग्रैंड मदर लगेगी वो, और बी की मदर है, बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो बी की वाइफ होगी, सी जो है वो बी की वाइफ होगी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बी उसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। तो सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, एफ की मदर है। आगे एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो एफ ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, ये दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन है डी के, ठीक है। तो एफ यहां पर कह रहा है ग्रैंड डॉटर है, एफ ग्रैंड डॉटर है किसकी, ई की। अगर वो ई की ग्रैंड डॉटर है तो ई को कौन सी जनरेशन में आना चाहिए, ई को ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में आना चाहिए, और ग्रैंड पेरेंट्स में ऑलरेडी डी है मेरे पास जो ग्रैंड मदर है, तो ई इसके साथ आएगा और ई हो जाएगा ग्रैंड फादर। तभी यहां पर एफ
जो है ग्रैंड डॉटर होगी ई की और एफ डी की, दोनों की। और इसलिए ऐसे हम यहां पर बता सकते हैं कि डी जो है वो ग्रैंड मदर है, डी जो है वो ग्रैंड मदर है ए की। लेकिन यहां पर मुझे ए का जेंडर नहीं पता भाई, ए का जेंडर अननोन। क्वेश्चन है व्हाट इज सी टू ए, सी का ए से क्या रिश्ता है, व्हाट इज सी टू ए। देखो भाई ए का जेंडर पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे बताना है सी का ए से क्या रिश्ता है, ये अगर मुझे बताना है तो देखो भाई सी क्या है, उसकी मदर है, बी उसके पिता है, तो सी पिता की वाइफ है, यानी कि सी उसके लिए क्या है, ए के लिए उसकी मदर है। सी कौन है भाई, उसकी मदर है। अगला, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर्स बताने हैं कितने हैं। देखो भाई मेल मेंबर्स बताने के लिए मेरे को ए का जेंडर पता होना चाहिए। तो देखो मेल मेंबर्स में से देखें तो एक तो ये है, दूसरा ये है, तो दो तो मेल हैं, तीसरा पता होने के लिए मेरे को ए का जेंडर पता होना चाहिए। दो तो कंफर्म है, दो या फिर तीन हो सकते हैं। अब यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है टू और थ्री, तो यहां पर लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक लगाएंगे, या फिर ऑप्शन हो सकता है टू और थ्री। फीमेल मेरे को कंफर्म है, वहां पर तीन तो थी ही, चार भी हो सकती हैं वैसे, तो यहां पर हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो स्टेटमेंट अभी भी वही है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, डायरेक्शंस हमारी सेम है, उसी में से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ ई। अब देखो यहां पर ए का जेंडर मुझे पता ही नहीं है, यहां पर मुझे ए का जेंडर ही नहीं पता, तो ए ब्रदर हो सकता है क्या, नहीं, गलत है। उसके बाद कहता है डी हैज टू ग्रैंडसन, अब यहां पर एफ तो ऑलरेडी मेरी फीमेल थी, ग्रैंड डॉटर थी, तो दो ग्रैंडसन होने का तो मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, गलत है भाई ये भी, ठीक है, तो यहां पर हम टिक लगाएंगे नन ऑफ दीज पर, हम कुछ बता ही नहीं सकते, ना ए बहन है ना ए भाई है, ठीक है। डी हैज टू ग्रैंडसन, ये भी गलत है, तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, कपल्स बताने, उसने बताया था ना दो मैरिड कपल्स है, उसने बताया था दो मैरिड कपल्स है, तो ये इसी डायरेक्शन का चौथा क्वेश्चन है भाई, ये फोर्थ क्वेश्चन है इसी डायरेक्शन का, देख लो उस अरेंजमेंट को, अगर आप 4 मिनट, मतलब 4 मिनट से देख लो, अगर आप 1 मिनट में बना लेते हो अरेंजमेंट को, 1.5 मिनट में बना लेते हो, तो 2.5 मिनट आपके बच जाएंगे। क्वेश्चन पे तो फटाफट टिक लगाने हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द कपल्स, कपल्स बताने यार कौन से हैं, तो कपल्स बताते हैं, कपल कौन कौन है, एक डी और ई है, एक बी और सी है, तो डीई या बी सी, ये मेरे कपल्स हैं, डीई या बी सी, आओ देखते हैं, डीई या बी सी, ये रहा भाई डीई, डीई हमें गिवन है तो हम डीई पे टिक लगा देंगे, बीसी हमारे पास नहीं है, तो उनमें से एक तो हमें गिवन है, डी और ई गिवन है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा समाप्त हो गया, क्वेश्चन को भगा लेते हैं आगे फटाफट से। नेक्स्ट, अब ये अगला क्वेश्चन है, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहां पर क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जैसे कि अगर ये हमें बताएगा नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, है इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई एंड एफ, फिर से कितने लोग हैं, फिर से 6 लोग हैं। कह रहा है दे आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, 6 लोग हैं एक फैमिली के अंदर। कह रहा है द फैमिली हैज 2 कपल्स, ठीक है भाई, 2 कपल हैं, चिल्ड्रन है, और 3 जनरेशंस में है। ओके ओके, 3 जनरेशंस में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखते ही मुझे पता चल जाएगा यार, देखते ही एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया फैमिली ट्री का क्या बनने वाला है। टोटल 6 लोग हैं, 2 मैरिड कपल हैं और 3 जनरेशन में बनेंगे। 3 जनरेशन का मतलब सबसे ऊपर मेरी ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन, फिर पेरेंट्स की जनरेशन, फिर चिल्ड्रन की जनरेशन। एक कपल हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स का, एक कपल हो जाएगा पेरेंट्स का, और नीचे 2 बच्चे। सीधा फ्रेमवर्क ऐसे क्वेश्चन में समझ आ जाता है। 6 लोग हैं, ठीक है भाई, फैमिली के अंदर 2 कपल हैं, एक चिल्ड्रन है, और 3 जनरेशन के अंदर बनेगा ये, ठीक है भाई। कह रहा है ए इज द सन ऑफ सी एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, ए इज द सन ऑफ सी, तो ए जो है वो सन है किसका, सी का, ए जो है सन है सी का, और ई जो है वो डॉटर है ए की। ई कौन है, ई डॉटर है ए की। इसके बाद कह रहा है डी इज द डॉटर ऑफ एफ, ठीक है, हु इज द मदर ऑफ ई। अब ये हु किसके पास पहले लगा है, हु एफ के बाद लगा है, तो ये हु की जो इंफॉर्मेशन है वो एफ की इंफॉर्मेशन है, यानी कि एफ इज द मदर ऑफ ई। एफ जो है वो मदर हो गई ई की, एफ मदर हो गई ई की, और ये बता रहा है डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी जो है वो एफ की डॉटर है, डी जो है
वो एफ की डॉटर है, तो डी भी मेरी डॉटर हो गई। ठीक है, अब एक बंदा बचा, कौन? ए हो गया, यहां पर बी ही बचा सिर्फ, यानी कि बी और सी मैरिड कपल है। लेकिन 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 मुझे इन दोनों का जेंडर नहीं पता, इन दोनों का जेंडर नहीं पता यार, इन दोनों का जेंडर नहीं पता अभी, कि सी ग्रैंडफादर है या बी ग्रैंडफादर है, ये नहीं पता अभी। तो क्वेश्चन है हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली। मेल मेंबर्स कौन कौन है फैमिली के अंदर, ये बताना है मेरे को। हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली। अब देखो, एक मेल मेंबर ए है, बाकी ये तीनों तो नीचे फीमेल हैं। ई और डी दोनों बहनें हैं, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, राइट, एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए। ये दोनों तो नीचे हमारी बहनें हैं, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, डॉटर्स हैं, ये सिस्टर्स हैं। तो मेल मेंबर्स की बात करें अगर, तो ए मुझे पता है सिर्फ मेल है, बी और सी में से बता नहीं सकता हूं कौन मेल है। ठीक है भाई, तो यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक लगाऊंगा, नहीं बता सकता बी और सी में से कौन हमारा मेल है, हम ये नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लास्ट जनरेशन। यानी कि लास्ट जनरेशन जो थी उसके पेरेंट्स कौन है, कौन सा कपल हमारा पेरेंट्स है, ए एफ। ठीक है, लास्ट जनरेशन ये है, ये है मेरी लास्ट जनरेशन। और इनके पेरेंट्स कौन है भाई, ए और एफ, ये इनके पेरेंट्स है, ए एफ। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार। ठीक है भाई, हमारे पास क्या यहां पर कहीं दिख रहा है, वो नहीं है भाई, ए एफ कहीं नहीं दिख रहा, बी सी बी एफ सी एफ नहीं, तो नन ऑफ दिस पे टिक लगाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना था, ए एंड एफ, ए एफ, तो नन ऑफ दिस पे टिक लगा देंगे। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल। कपल के पेरेंट्स, तो देखो पहला कपल तो यही है नीचे वाला, एक कपल तो ये ए एफ होगा, एक कपल तो ये ए एफ होगा, इसके पेरेंट्स ये होंगे ना, बी सी। तो यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल, कपल के पेरेंट्स कौन है, बीसी। बीसी कहीं है, ये रहा भाई बीसी, बीसी पे टिक लगाएंगे। ठीक है भाई, तो पहले वाले का आंसर था यहां पर ए एफ, ए एफ, तो यहां पर ए एफ कहीं नहीं है। लास्ट जनरेशन यानी कि चिल्ड्रन जो है उनके पेरेंट्स बताने हैं, तो वो ए एफ था, वो नन ऑफ दीज आएगा, इस वाले में बीसी आ जाएगा। और क्या है, कह रहा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यहां पर बच्चे ना अक्सर गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में, यहां पर भी वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक लगा जाते हैं, ध्यान देना, यहां पर भी वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक लगा जाते हैं बच्चे। गलती क्या हो जाती है, उसने मेरे से पूछा है यहां पर, दोबारा से पढ़ लो, कि फीमेल मेंबर्स बताओ कितनी है, 1 2 3 4 कितनी है। तो वहां पे कहते हैं सर बी सी का तो जेंडर पता नहीं था, बी सी का तो जेंडर पता नहीं था, तो हम बता नहीं सकते। देखो भाई, ई एक फीमेल है, डी एक फीमेल है, एफ एक फीमेल है, ये तीन तो पता ही है, ई एफ डी, ये 3 फीमेल है, 3 फीमेल्स है इसके अंदर, ये तो पता ही है। सर इनमें से पता नहीं कौन फीमेल है, तो कैसे बताएं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे तो टिक करना पड़ेगा सर, नहीं बता सकते सर हम, गलत हो जाओगे। देखो हमें ये तो पता ही था ना कि ये मैरिड कपल है, हमें ये पता ही था ये मैरिड कपल है, और ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी बाय डिफॉल्ट, कि अगर एक मैरिड कपल है तो इसका मतलब ये हम मानकर चलेंगे कि इसमें से एक तो मेल है और एक तो फीमेल है। अब मुझे नाम तो नहीं पता कि बी मेल है या सी फीमेल है या बी फीमेल है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर बताना था हमें हु आर द मेल मेंबर्स, इसके अंदर नाम बताने थे यार कि मेल मेंबर कौन है। हाँ, तो वो तो नहीं पता था कि बी मेल है या सी मेल है, लेकिन इतना तो पता ही है कि इन दोनों में से एक तो मेल होगा और एक तो फीमेल होगा, बी और सी में से एटलीस्ट एक तो फीमेल होगी होगी ना। तो अब अगर ई मेरी फीमेल है, डी मेरी फीमेल है और एफ मेरी फीमेल है, ये 3 तो ये फीमेल हो गई, और इनमें से भी कोई एक तो फीमेल होगी ही होगी, ये कंफर्म है, इनमें से कोई एक तो फीमेल होगी, ये कंफर्म है। तो यानी कि मेरी 4 फीमेल्स कंफर्म है, मेरी 4 फीमेल्स यहां पर कंफर्म 100% है, 100% 4 फीमेल्स होंगी ही होंगी। यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ई एफ और डी 3 फीमेल कंफर्म थी, और उसके बाद ये चीज भी गारंटी 100% कंफर्म है कि उन दोनों में से भी कौन कौन थे, बी और सी में से भी एक तो मेरी फीमेल होगी ही होगी, और अगर वो होगी, एक तो है ही, तो टोटल मेरी 4 फीमेल्स उसके अंदर हैं। ठीक है भाई, सो इसके बाद फटाफट देखते हैं भाई क्या है, कह रहा है व्हाट रिलेशनशिप डू डी एंड ई बियर टू ईच अदर। डी और ई का क्या रिश्ता है आपस में, डी और ई का ये रिश्ता क्या कहलाता है, डी और ई का रिश्ता क्या कहलाता है भाई, वो दोनों बहनें हैं। वो दोनों कौन है भाई, वो दोनों यहां पे हमारी बहनें हैं। वो दोनों कौन है भाई, सिस्टर्स,
व्हाट रिलेशनशिप डू डी एंड ई बियर टू ईच अदर? सिस्टर्स। और यहां पर ये क्वेश्चन हमारा यहां पर समाप्त होता है भाई, खत्म क्वेश्चन हमारा। मजा आ गया भाई आज की क्लास के अंदर, वन शॉट में भाई पूरा हमने टॉपिक खत्म कर दिया पूरा का पूरा। हमने सबसे पहले सिंगल लाइन पढ़े, हमने सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन पढ़ा, यूनिवर्सल सिंबल्स पढ़े, यूनिवर्सल रिलेशन सारे हमने समझे, फिर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर आए। हमने देखा क्या होते हैं सिंगल लाइन क्वेश्चंस या फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, उसके कुछ हमने 2-3-4 एग्जांपल्स करे। फिर हमने सिंबल या कोड बेस्ड रिलेशंस को समझा कि वो कोड या सिंबल्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं, फिर उसके हमने कुछ 3-4-5 क्वेश्चन करे। फिर हमने भाई सबसे धमाकेदार, सबसे मजेदार कैसेलेट्स, वो केस स्टडीज जो ये हैं, इनको हमने इनके फैमिली चार्ट बनाए, और इसमें फायदा होता है, टाइम बचता है, इससे रिलेटेड हमने आगे फिर इनके क्वेश्चंस जो है थोड़े से खींचे, थोड़े से करे। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारी आज ब्लड रिलेशन और फैमिली ट्री की जर्नी खत्म होती है। आई होप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सबने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही मुझे बता दिए होंगे कमेंट के अंदर, सबको हो गया होगा। और अगर ऐसा है तो मेरे को उम्मीद है कि भाई आज की क्लास में सबको मजा आया, आज की क्लास में सबको मजा आया, और मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत मजा आता रहता है, और आपको पढ़ाने में बहुत मजा आता रहता है। तो इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि मजा तो आया, और ये मैं मजा दुनिया में हर एक इंसान को देना चाहता हूं, दुनिया में हर एक इंसान को देना चाहता हूं, अपने बच्चों को देना चाहता हूं। सो आज के लिए आपको अलविदा करते हैं भाई, ठीक है भाई, और अगले लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ नए कंसेप्ट के साथ, बढ़िया तरीके के साथ। सो #SW, #धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस पूरे प्रॉपर इंटरेस्टिंग लेक्चर में। ठीक है भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। कुणाल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।